कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन सॉन्ग से। सॉन्ग एक रिपोर्टर है और अपने काम के सिलसिले में वो एक शहर में आई हुई थी। आज उसका वहां से वापस जाने का दिन है। इस जगह से उसे बहुत लगाव हो गया है क्योंकि उसकी जर्नलिज्म करियर के कई यादगार पल यही जुड़े हुए हैं। उसी दौरान होटल की एक स्टाफ रैना उसे कुछ स्नैक्स वगैरह देती है। जब सॉन्ग बिल देने लगती है तो रैना मना कर देती है और कहती है कि ये उसकी तरफ से ट्रीट है। वो अपने बेटे की फोटो भी दिखाती है जो जर्नलिज्म पढ़ रहा है और एक बड़े इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हुआ है। बेटे की कामयाबी से रैना बहुत खुश है और ये बात सॉन्ग को साफ समझ आती है। दोनों बातें कर रही होती है कि तभी सॉन्ग कहती है कि वो रैना की एक फोटो क्लिक कर देती है ताकि वो अपने बेटे को भेज सके। लेकिन जैसे ही वो फोटो लेने वाली होती है तभी थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं, लेकिन सॉन्ग एक आम लड़की नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट है। वो तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट करने के लिए छत पर चली जाती है। उसी समय उसे उसके ऑफिस से फोन आता है कि कैमरामैन ट्रैफिक में फंसा हुआ है और वो नहीं आ पाएगा, इसलिए सॉन्ग को ही अकेले लाइव रिपोर्टिंग करनी होगी। वो शहर की हालत दिखाने लगती है जो कुछ समय पहले बहुत खूबसूरत था लेकिन अब तबाह हो चुका है। तभी एक और धमाका होता है और उसकी शॉक वेव से सॉन्ग को चोट भी लगती है, लेकिन वो अपनी चोट की परवाह किए बिना रिपोर्टिंग जारी रखती है। लगातार कई जगह धमाके हो रहे होते हैं, सायरन की आवाजें सुनाई देती है और वो लोगों को भरोसा दिलाती है कि जल्द ही हालात काबू में आ जाएंगे और सभी को बचा लिया जाएगा। उसकी रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद उसके बॉस उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसका टीम लीडर खुश नहीं होता। वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जर्नलिस्ट ऐसा कर सकता था। इससे साफ होता है कि टीम लीडर को सॉन्ग से जलन है। उधर धमाका करने वाले आतंकवादियों को सेना पकड़ लेती है, लेकिन उनमें से एक आतंकवादी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर एक सैनिक अधिकारी को शक हो जाता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच सॉन्ग अपनी रिपोर्टिंग के बाद उसी रास्ते से जा रही होती है। सैनिक अधिकारी समझ जाता है कि उस रास्ते में बम लगाया गया है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सॉन्ग उसकी बात नहीं समझ पाती। जब सॉन्ग सड़क खोलने के लिए उतरती है तभी सैनिक अधिकारी वहां पहुंचता है और उसे रोकते हुए बताता है कि वह जिस जगह खड़ी है वहां एक बम है, अगर वो हिली तो बम फट जाएगा। सॉन्ग डर जाती है क्योंकि बम फटने में सिर्फ 8 मिनट बचे होते हैं। सैनिक उसे शांत रहने को कहता है और बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। सॉन्ग कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई और मरे, इसलिए सैनिक को वहां से जाने को कहती है, लेकिन सैनिक मना कर देता है और कहता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो वायर काटेगा और उसके बाद उनके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे जिसमें उन्हें जितनी दूर भाग सकते हैं भागना होगा। वो वायर काटता है और सॉन्ग को पकड़कर तेजी से भागता है। कुछ ही सेकंड बाद बम फट जाता है। धमाका बहुत बड़ा होता है, लेकिन वे दोनों बच जाते हैं क्योंकि सैनिक उसे दूर तक खींचकर ले गया होता है। गिरते समय सैनिक सॉन्ग को बचाता है। उसी दौरान उसकी कलाई का एक धागा सॉन्ग के बैग में फंस जाता है, लेकिन दोनों को इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद दूसरा सैनिक आता है और उसे डांटता है कि ये काम अकेले करने वाला नहीं था। तभी सॉन्ग को पता चलता है कि उस सैनिक का नाम ली सान है। सॉन्ग को जल्दी एयरपोर्ट जाना होता है क्योंकि उसकी फ्लाइट करीब 3 बजे की होती है। ली सान उसकी मदद करता है और उसे सुरक्षित भेजने की व्यवस्था करता है। जब सॉन्ग गाड़ी में बैठती है तभी उसे पता चलता है कि ली सान का ब्रेसलेट उसके बैग में फंसा हुआ है। वो उसे लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चल पड़ती है और वो ऐसा नहीं कर पाती। दूसरी तरफ ली सान को भी समझ आता है कि उसका ब्रेसलेट सॉन्ग के पास रह गया है, लेकिन अब वो उसे वापस नहीं ले सकता। इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं। सॉन्ग अपने पिता के घर पहुंचती है। उसके माता पिता अलग हो चुके हैं। उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। पिता उसकी रिपोर्टिंग की तारीफ करते हैं, लेकिन साथ ही उसके काम के खतरे को लेकर चिंतित भी रहते हैं। सौतेली माँ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन फिर भी एक दूरी महसूस होती है। पिता उसकी असली माँ की बुराई करते हैं, जिससे माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। सॉन्ग को महसूस होता है कि वो इस परिवार का हिस्सा होते हुए भी अलग है। वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकती और वापस अपने काम पर लौट जाती है। वो पिछले 3 महीनों की रिपोर्टिंग से जुड़े फोटो, वीडियो और आर्टिकल्स तैयार कर रही होती है। इसी दौरान उसे बार बार ली सान की याद आती है क्योंकि उसी ने उसकी जान बचाई थी और उसका ब्रेसलेट भी अभी उसके पास है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि ली सान एक वॉलंटियर सैनिक है जो लैंड माइंस को निष्क्रिय करने का काम करता है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होता क्योंकि ये साफ नहीं होता कि वो असल में कहाँ का रहने वाला है। उसकी एक कलीग उसे सलाह देती है कि टीम लीडर के पास इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स है, शायद वो मदद कर सके। उधर उसके अपार्टमेंट में रेनोवेशन का काम चल रहा होता है। एक वर्कर उससे कहता है कि जिस इंसान को हम बहुत ढूंढते हैं वो कभी सामने नहीं आता, लेकिन जब हम ढूंढना छोड़ देते हैं तो वो खुद सामने आ जाता है।
ये बात सॉन्ग को सही लगती है। फिर भी वो आखिरी बार कोशिश करने के लिए अपने टीम लीडर से मदद मांगने का फैसला करती है। जब सॉन्ग अपने टीम लीडर से मदद मांगती है और उससे पूछा जाता है कि वो उस आदमी को किसी काम के लिए ढूंढ रही है या पर्सनल वजह से, तो सॉन्ग पहले झिझकती है, लेकिन फिर समझ में आ जाता है कि वो उसे पर्सनली मिलना चाहती है। टीम लीडर ज्यादा सवाल नहीं करती और उसे अपने एक जानने वाले का बिजनेस कार्ड देती है। उस व्यक्ति का नाम लू सान होता है। वो कहती है कि अगर किस्मत हुई तो बात बन सकती है। सॉन्ग जब लू सान के बारे में जानती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और कई तरह के सोशल वर्क में भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सॉन्ग उसके इंटरव्यू के बहाने उससे मिलने जाती है। वो वहां जाकर पूछती है कि क्या उसे उस जगह पर हुए धमाके में वॉलंटियर काम करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी है, लेकिन लू सान कहता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए वो किसी एक को खास तौर पर पहचान नहीं सकता। ये सुनकर सॉन्ग बहुत निराश हो जाती है। बात खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो तेज बारिश हो रही होती है। लू सान उसे छाता ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे इंटरव्यू मिल गया, यही बहुत है। बाहर आकर वो खुद को कोसती है कि इतने बड़े दुनिया में वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने निकली है जिसे वो ठीक से जानती भी नहीं, सिर्फ उसकी आंखें ही देखी है। वो उदास होकर बारिश में चलने लगती है। तभी पीछे से कोई उसे रिपोर्टर सॉन्ग कहकर बुलाता है। वो मुड़कर देखती है तो एक लड़का उसे छाता देता है और कहता है कि ये मिस्टर लू ने भेजा है। जैसे ही वो उसकी आंखें देखती है वो तुरंत पहचान जाती है कि यही वही ली सान है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। ली सान उसके साथ छाता लेकर चलने लगता है, उसे टिश्यू देता है और कहता है कि वो उसे छोड़ देता है। सॉन्ग के दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि जिस इंसान को वो ढूंढ रही थी वो अचानक उसके सामने आ गया था। कार में बैठते ही सॉन्ग उससे पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसने उसकी जान बचाई थी। ली सान कहता है कि वो कैसे भूल सकता है, लेकिन उसने इसलिए बात नहीं की ताकि उसे असहज महसूस न हो। सॉन्ग उसे धन्यवाद देती है, लेकिन वो कहता है कि ये उसका फर्ज था। सॉन्ग बहुत खुश होती है और उससे उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है। उधर ली सान अपने दोस्त लू सान से बात कर रहा होता है। दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। जब वो सॉन्ग की बनाई हुई रिपोर्ट देखता है तो लू उससे पूछता है कि जर्नलिज्म के बारे में उसका क्या विचार है। ली सान कहता है कि ये बहुत बहादुरी वाला काम है। अगले दिन सॉन्ग अपने ऑफिस में स्टार बन जाती है। उसके काम से बॉस बहुत प्रभावित होता है और उसे टीम लीडर के साथ कंपटीशन का मौका देता है, लेकिन सॉन्ग को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वीकेंड पर सॉन्ग जानबूझकर ली सान से मिलने जाती है, उसके ब्रेसलेट को वापस करने के बहाने। लेकिन जब वो उससे मिलती है तो बहुत नर्वस हो जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसके वीडियो का जिक्र करती है और कहती है कि वो उस पर एक किताब लिखना चाहती है, इसलिए उसे मदद चाहिए। ली सान मान जाता है। जब वो ब्रेसलेट के बारे में पूछता है तो सॉन्ग उसे देने से बचती है और बहाने बनाती है। साथ ही वो उसका नंबर भी चालाकी से ले लेती है। बाद में ली सान उसके वीडियो की एक गलती बताता है, लेकिन सॉन्ग को बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे अच्छा लगता है कि उसने सच में उसका काम देखा। फिर सॉन्ग और उसकी माँ के बीच बातचीत होती है। उसकी माँ कहती है कि उसका काम अच्छा है, लेकिन देश के लिए उतना उपयोगी नहीं है। फिर भी वो ये भी बताती है कि बहुत लोगों को उसका काम पसंद आया है। उसकी माँ का व्यवहार सख्त होता है, लेकिन वो अपनी बेटी की परवाह करती है। इसके बाद टीवी स्टेशन में टॉप जर्नलिस्ट की लिस्ट आती है, जिसमें सॉन्ग का नाम भी होता है, लेकिन अवार्ड उसकी टीम लीडर को मिल जाता है। टीम लीडर पार्टी रखती है और कहती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सीट रिजर्व की है, जो एक वॉलंटियर माइंड क्लियर है। ये सुनकर सॉन्ग को ली सान की याद आती है। जब उसका बॉयफ्रेंड आता है तो सॉन्ग शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ली सान ही होता है। सॉन्ग टूट जाती है और वहां से चली जाती है। ली सान उसके पीछे जाता है, लेकिन वो ज्यादा बात नहीं करती और आखिरकार उसका ब्रेसलेट उसे वापस दे देती है। टीम लीडर, जिसका नाम शेन है, बाद में अपने पिता से बात करती है और कहती है कि वो ली सान को पाना चाहती है। इससे पता चलता है कि अभी तक उनका रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ है। सॉन्ग गलतफहमी में आ जाती है और खुद को संभालने के लिए काम के सिलसिले में फिर से उसी ईस्टर्न देश चली जाती है, ताकि ली सान की यादों से दूर हो सके। इस बार उसे एक लोकल गाइड मिलता है और उसका स्टे एक मिलिट्री कैंप में होता है। वहाँ वह एक मिलिट्री ऑफिसर से मिलती है, जिसका व्यवहार थोड़ा अजीब होता है। वो वहाँ सैनिकों के काम को समझती है और उनके इंटरव्यू लेती है। उसे पता चलता है कि जियान, जिससे वो पहले मिल चुकी है, वही है, लेकिन ली सान नहीं है। ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। कैंप में पानी की कमी होती है, इसलिए सॉन्ग कुकिंग के लिए रखे पानी से अपने बाल धोती है। तभी पीछे से आवाज आती है कि बाल धोने के लिए कंघी भी चाहिए होगी। वो मुड़कर देखती है और चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ ली सान खड़ा होता है। वो उसे तौलिया देता है और अपने डॉम में ले जाता है। सॉन्ग उसे देखकर नर्वस हो जाती है। ली सान बताता है कि उसका वॉलंटियर काम अभी खत्म नहीं हुआ है और वो अभी कुछ दिन और वही रहेगा।
वो ये भी कहता है कि उसे पहले से पता था कि सॉन्ग वहां आने वाली है, क्योंकि उसने एक बहादुर महिला रिपोर्टर के आने की बात सुनी थी। सॉन्ग मजाक में कहती है कि शायद लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन ली सान को महसूस होता है कि पहले की तरह सॉन्ग उससे खुलकर बात नहीं कर रही। अब सॉन्ग सैनिकों के साथ जाकर उनका काम देखती है। जब वो गाड़ी में चढ़ती है तो ली सान उसे हाथ देकर ऊपर चढ़ाता है। बाकी लोग उसे छेड़ते हैं कि उसे भी मदद क्यों नहीं दी। पूरे रास्ते ली सान उसका ख्याल रखता है, उसे आराम से बैठने के लिए जगह बनाता है और उसकी पूरी तरह केयर करता है। जब गाड़ी में सफर करते हुए सॉन्ग सो जाती है तो ली सान उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वे लोग अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं। ये जगह नदी के किनारे होती है, जहां आतंकवादियों ने कई जगह लैंड माइंस यानी जमीन के अंदर बम लगा रखे होते हैं। अब मिशन ये होता है कि उन बमों को ढूंढकर नष्ट किया जाए। ली सान को सॉन्ग की सुरक्षा की बहुत चिंता होती है, इसलिए वो उसे थोड़ी दूरी पर रहने को कहता है और खुद बम डिफ्यूज करने में लग जाता है। सॉन्ग इस पूरे मिशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। ली सान उसे दिखाने के लिए एक बम को दूर फेंककर ब्लास्ट करके भी दिखाता है ताकि वो लाइव देख सके। उसी समय एक डॉक्टर बहुत घबराया हुआ वहां आता है। उसे तुरंत एक गांव के क्लिनिक से एंटीवेनम लाना होता है, जो बहुत जरूरी है, लेकिन सैनिक उसे जाने नहीं देते क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बम हैं और अभी साफ नहीं किए गए हैं। डॉक्टर बार बार जिद करता है। तब ली सान कहता है कि डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाकर दवा लेकर आएगा। वो जरूरी जानकारी लेकर वहां चला जाता है। उसके जाने के बाद अचानक एक धमाके की आवाज आती है। ये सुनकर सॉन्ग बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं ली सान को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ली सान बिल्कुल सुरक्षित वापस आ जाता है और दवा डॉक्टर को दे देता है। ये देखकर सॉन्ग को राहत मिलती है। वापसी के दौरान सॉन्ग ली सान की वीडियो और फोटो लेती रहती है। फिर रास्ते में वे एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं, जहां ली सान एक छोटे लड़के और लड़की को झगड़ते हुए देखता है। वो बीच में जाकर मामला शांत करता है। सॉन्ग पूछती है कि क्या वह उस लड़की को जानता है। ली सान बताता है कि वो उसे पहले से जानता है। एक बार वो लड़की उससे मिली थी और बोली थी कि वो भी बड़ी होकर सैनिक बनना चाहती है, क्योंकि उसका कुत्ता लैंड माइन पर चढ़कर मर गया था। तब ली सान ने अपना कुत्ता उसे दे दिया था और उसके गले में अपना एक लॉकेट भी पहनाया था। ये बात सुनकर सॉन्ग को याद आता है कि उसने पहले उस लड़की और कुत्ते की फोटो देखी थी। कैंप वापस आने के बाद सॉन्ग ली सान का इंटरव्यू लेती है। ली सान थोड़ा नर्वस होता है तो सॉन्ग उसे आराम से बात करने को कहती है। वो पूछता है कि कैमरे की तरफ देखे या सॉन्ग की तरफ, तो वो कहती है जहां वो कंफर्टेबल हो। ली सान उसकी आंखों में देखकर बात करता है, जिससे सॉन्ग खुद नर्वस हो जाती है और उसका हाथ तक कांपने लगता है। ये देखकर ली सान खुद रिकॉर्डर पकड़ लेता है। इंटरव्यू के बाद ली सान उससे पूछता है कि क्या उसे अकेले ऐसे जगहों पर रिपोर्टिंग करने में डर नहीं लगता। सॉन्ग कहती है कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन ली सान नोटिस करता है कि पहले वो बहुत डरी हुई थी, फिर दुखी थी और अब बहुत हिम्मत से बात कर रही है। बाहर निकलने पर सॉन्ग की मुलाकात बेंजामिन नाम के सैनिक से होती है, जो उसे अक्सर परेशान करता रहता है। तभी उसका गाइड सू वहां आता है और बेंजामिन से झगड़ने लगता है। सू गुस्से में कहता है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ आया है, तो उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सॉन्ग उसे शांत कराकर वहां से ले जाती है। फिर सू सॉन्ग को एक होटल में ले जाता है, जहाँ पहले सॉन्ग रुकी थी। वहाँ की वेट्रेस रैना से वो चुपके चुपके बात करता है। बाद में सॉन्ग को पता चलता है कि सू उसी रैना का बेटा है, लेकिन उनके बीच फैमिली प्रॉब्लम्स है। रैना और उसके पति का तलाक हो चुका है और सू अपने पिता के साथ रहता है, इसलिए वे दोनों छुपकर मिलते हैं, क्योंकि सू के पिता को ये पसंद नहीं है। सॉन्ग रैना को समझाती है कि उसके काम में कोई शर्म की बात नहीं है और हर काम की अपनी इज्जत होती है। इसके बाद सॉन्ग और सू मार्केट जाते हैं। सू कहता है कि अगर कैमरा लेकर घूमेंगी तो लोग खुलकर बात नहीं करेंगे, इसलिए सॉन्ग कैमरा बंद कर देती है और लोगों से मिलकर बातें करती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत बीज बेच रही होती है और कहती है कि ये गुड लक लाते हैं। वो बताती है कि ये व्हाइट ऑलिव ट्री के बीज है। ये सुनकर सॉन्ग को ली सान की बात याद आती है, जब उसने बताया था कि पहले इस देश में व्हाइट ऑलिव ट्री बहुत होते थे, जो शांति का प्रतीक थे, लेकिन अब हालात खराब होने के कारण वो दिखते भी नहीं है। सॉन्ग बीज खरीदने लगती है, लेकिन उसे कीमत ज्यादा लगती है। तभी बेंजामिन आकर कहता है कि ये सब धोखा है और ऐसा कोई पेड़ नहीं होता। तभी ली सान आता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज होती ही नहीं। वो सॉन्ग से कहता है कि अगर उसे खरीदना है तो खरीद ले। सॉन्ग वो बीज खरीद लेती है। इसी दौरान एक आदमी तेजी से वहां से गुजरता है और एक कार के पास कुछ करता है। ली सान को शक होता है। वो कैमरे से जूम करके देखता है और समझ जाता है कि कार में बम है और वो आदमी आतंकवादी है। वो तुरंत सबको सुरक्षित जगह जाने को कहता है। बाकी सैनिक आतंकवादियों को पकड़ने में लग जाते हैं और ली सान कार में लगे बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। चारों तरफ
गोलीबारी शुरू हो जाती है। सू एक आतंकवादी को पत्थर मारकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निशाना बनाता है। तभी बेंजामिन उसे बचाता है और खुद घायल हो जाता है। उधर ली सान बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक आतंकवादी उससे लड़ने लगता है और टाइमर चालू कर देता है। अब बहुत कम समय बचता है और बम को वहीं निष्क्रिय करना संभव नहीं होता। ली सान फैसला करता है कि वो कार को वहां से दूर ले जाएगा ताकि बाकी लोग बच सके। सब उसे रोकते हैं, लेकिन वो कहता है कि इतने लोगों की जान बचाने के लिए उसका रिस्क लेना बेहतर है। वह कार लेकर निकल जाता है और कुछ ही समय बाद जोरदार धमाका होता है। इसके बाद घायल लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। सॉन्ग घबराकर अस्पताल पहुंचती है और खून से सना ली सान का कोट देखकर टूट जाती है। वो सोचती है कि ली सान को कुछ हो गया, लेकिन तभी ली सान उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सॉन्ग को राहत मिलती है। ली सान बताता है कि उसने टाइमर खत्म होने से पहले ही कार से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। तभी खबर आती है कि पास के एक होटल में भी बम की धमकी है, जहां सू की मां काम करती है। सू घबराकर वहां भागता है। वहां बाहर लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा होता, लेकिन बेंजामिन उसे अंदर जाने देता है। अंदर पहुंचने पर सू देखता है कि उसकी मां अभी भी अंदर ही है और खतरे के बावजूद बाहर नहीं आई है, बल्कि कुछ जरूरी चीजें लेने में लगी हुई है। सू अपनी मां को कहता है कि वो क्या कर रही है, चलो यहाँ से बाहर चलो। वो किसी तरह उसे पकड़कर बाहर ले आता है। बाहर होटल का मैनेजर खड़ा होता है। वो बिना हालात समझे गुस्से में बोलता है कि वीआईपी के डॉक्यूमेंट्स लिए बिना ही बाहर आ गई, अब तुम्हारी नौकरी खत्म है। ये सुनकर सू अपनी माँ का साथ देता है और कहता है कि अगर उसे इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो खुद अंदर जाकर ले आए। लेकिन मैनेजर को ये नहीं पता होता कि वे माम बेटे हैं। वो गुस्से में कहता है कि क्या पत्रकारों को लाकर उसके खिलाफ बोल रहे हो। तभी बेंजामिन उसे मजबूर करता है और कहता है कि अगर इतने जरूरी है तो खुद जाकर ले आओ, और उसे अंदर धकेल देता है। सॉन्ग ये देखकर डर जाती है, लेकिन ली सान उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, अंदर के सारे बम पहले ही निष्क्रिय कर दिए गए हैं, अब कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर सॉन्ग को राहत मिलती है। असल में ली सान, जो पहले अस्पताल में हल्का घायल था, वहीं से सीधे यहाँ आकर बम को निष्क्रिय कर रहा था। वो इतना डेडिकेटेड है कि अपनी सुरक्षा से ज्यादा दूसरों की सुरक्षा को महत्व देता है। ये देखकर सॉन्ग को उस पर बहुत गर्व होता है। उसी समय वो छोटी लड़की दौड़ती हुई आती है, जिसे ली सान पहले जानता था, और रोते हुए कहती है कि उसका दोस्त नहीं मिल रहा। सॉन्ग नोटिस करती है कि ली सान का दिया हुआ कुत्ता मलबे के बीच कुछ सूंघते हुए घूम रहा है। तुरंत वे दोनों वहां जाते हैं और पत्थरों के बीच फंसे उस लड़के को ढूंढ लेते हैं। सही समय पर मिल जाने की वजह से उसकी जान बच जाती है। ली सान उसे उठाकर ले जाता है और सॉन्ग उसकी फोटो लेना नहीं भूलती। वो उस बहादुर सैनिक को दिल से सराहती है। उस लड़के का नाम सोलोन होता है। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसके साथ जो लड़की थी वो उसकी बहन नहीं बल्कि दूर की रिश्तेदार होती है, लेकिन उनके बीच गहरा रिश्ता होता है। उसका नाम सी होता है। सी बहुत डर जाती है, इसलिए वो अस्पताल तक नहीं जा पाती और अपनी उंगली की अंगूठी निकालकर सोलोन को पहना देती है ताकि वो सुरक्षित रहे। बाद में पता चलता है कि उसकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। ये सुनकर सबको राहत मिलती है। इसके बाद सॉन्ग ली सान के पास जाती है और उसके हाथ के घाव पर खुद बैंडेज करती है। फिर वे आगे के इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं। वहाँ बेंजामिन भी आता है, जिसके हाथ में गोली लगी होती है। उसका इलाज वही डॉक्टर करता है जो पहले दवा लेने आया था। बेंजामिन कहता है कि उसे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अपना मास्क हटाता है, उसकी खूबसूरती देखकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हालात थोड़े सामान्य हो जाते हैं। तब ली सान फैसला करता है कि वो हेप्पू नाम की जगह जाएगा, जहाँ हालात और भी खतरनाक है। जियांग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली सान नहीं मानता। वो कहता है कि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि देश सेवा के लिए काम कर रहा है। जियांग समझ जाता है कि ली सान नहीं रुकेगा, इसलिए वह भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। उधर सॉन्ग की ली हुई तस्वीरें वायरल हो जाती है और उसे खूब सराहना मिलती है, लेकिन उसकी टीम लीडर शेन को इससे जलन होती है। शेन को पहले से ही ली सान पर क्रश होता है और वो उसे पाना चाहती है। वो बहाना बनाकर अपने बॉस से कहती है कि उसे फील्ड एक्सपीरियंस के लिए उसी जगह भेजा जाए जहाँ सॉन्ग और ली सान है। बॉस ये सोचकर मान जाता है कि वो काम के प्रति समर्पित है, लेकिन असल में शेन का मकसद कुछ और ही होता है। इस बीच सॉन्ग और ली सान साथ में खाना खाने जाते हैं। बातों बातों में सॉन्ग कहती है कि शेन उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ली सान साफ करता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है और उसने पहले ही शेन को मना कर दिया था। फिर जियांग आता है और बताता है कि ली सान हेप्पू जाने वाला है। बेंजामिन उसे रोकता है, लेकिन ली सान अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसी समय कैंप में एक हंस को पकड़ने की कोशिश हो रही होती है। वो भागते हुए सॉन्ग के पास आ जाता है और वह डर जाती है।
तभी ली सान उसे बचाता है। हंस का एक पंख उड़कर उसके सिर पर चिपक जाता है, जिसे वो धीरे से हटा देती है। शाम होने पर सॉन्ग अपने ठिकाने जाने लगती है तो ली सान उसे छोड़ने के लिए साथ चलता है। रास्ते में वो कैजुअली पूछती है कि अगले दिन क्या प्लान है। ली सान बताता है कि उसका पूरा दिन ट्रेनिंग में जाएगा और अगले दिन वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर सॉन्ग के मन में हल्का सा दुख आता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि हेप्पू में पहले भेजा गया रिपोर्टर घायल हो गया है, इसलिए वहाँ रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। वो तुरंत इस मौके को पकड़ती है और खुद वहाँ जाने के लिए परमिशन ले लेती है ताकि वो काम भी कर सके और ली सान से भी मिल सके। अगले दिन वो निकल पड़ती है। रास्ते में सैनिक उसे पहचान लेते हैं और उससे बात करते हैं। वे उसे रास्ते का नक्शा और जरूरी जानकारी भी देते हैं। उधर ली सान भी उसी जगह जा रहा होता है और उसे पता चलता है कि सॉन्ग उसी रास्ते गई है। रास्ता खतरनाक होता है, इसलिए वो बहुत चिंतित हो जाता है। इसी बीच शेन भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि सॉन्ग और ली सान आगे जा चुके हैं। उधर सॉन्ग रास्ते में कुछ खतरनाक लोगों के बीच फंस जाती है। वो एक खाली बिल्डिंग में छिप जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसे लगता है कि कोई पास आ रहा है, लेकिन वो ली सान होता है। उसे देखकर सॉन्ग को एक साथ राहत और हैरानी दोनों होती है। ली सान उसे चुप रहने का इशारा करता है और अपनी समझदारी से उन लोगों को गुमराह कर देता है। जब खतरा टल जाता है तो वो सॉन्ग को लेकर वहां से निकल जाता है। जियांग वॉकी टॉकी पर उसे जल्दी निकलने को कहता है। रास्ते में सॉन्ग उसके घाव पर दवा लगाने की कोशिश करती है, जिससे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों की धड़कन तेज हो जाती है। आगे बढ़ते हुए वे कुछ भूखे शरणार्थियों को देखते हैं। सॉन्ग उन्हें अपना खाना दे देती है, लेकिन खाना कम होने की वजह से सभी को नहीं मिल पाता। ये देखकर सॉन्ग बहुत दुखी हो जाती है। तभी वे एक खूबसूरत जगह देखते हैं जहाँ सफेद ऑलिव के पेड़ होते हैं। ये शांति का प्रतीक होते हैं। सॉन्ग पहली बार उन्हें देखकर बहुत प्रभावित होती है। वो वहाँ मन ही मन अपनी इच्छा भी मांगती है। फिर ली सान जियांग से बात करता है और शरणार्थियों के लिए खाने का इंतजाम करने को कहता है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। आखिरकार वे दोनों सुरक्षित हेप्पू के मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि शेन भी उनकी तरफ आ रही है। शेन को पहले से सॉन्ग से जलन है और ली सान को पाने की चाहत भी। अब आगे क्या होगा? क्या ये तीनों आमने सामने आएंगे? यही आगे की कहानी में पता चलेगा। बेंजामिन समेत कुछ और सैनिक भी वहाँ मौजूद होते हैं। उसी जगह पर वो डॉक्टर भी होता है जिसे हमने पहले देखा था। उसका नाम पई होता है। पई और सॉन्ग पहले मिल चुके होते हैं और दोनों ही चाइनीज होते हैं, इसलिए वे आपस में बात करते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। फिर पई अपने डॉर्मेट्री में चली जाती है, लेकिन सॉन्ग वही बैठकर ली सान के बारे में सोचते हुए ड्रिंक करती रहती है और धीरे धीरे वही सो जाती है। तब ली सान उसे उठाकर सुरक्षित उसके कमरे तक छोड़ आता है। अगले दिन सॉन्ग की नींद मिलिट्री ट्रेनिंग की आवाज से खुलती है। वो फोन देखती है तो उसे पता चलता है कि वो लेट हो गई है। उसे आज बहुत सारे काम करने होते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। तभी ली सान वहां आता है और उसे पूरे दिन का शेड्यूल बता देता है कि उसे कब क्या करना है। सॉन्ग हैरान हो जाती है कि उसे उसका शेड्यूल कैसे पता है। तब ली सान मजाक में कहता है कि उसने कल ड्रिंक के दौरान खुद ही सब बताया था। ये सुनकर सॉन्ग टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता और वो सोचने लगती है कि कहीं उसने अपनी फीलिंग्स भी तो नहीं बता दी। इसके बाद ली सान ही उसे इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है। वहां सू और कुछ अन्य पत्रकार उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी लोग युद्ध से जुड़ी रिपोर्टिंग के लिए आए होते हैं। इसी दौरान सू का एक साथी माइक सॉन्ग के बारे में नीचा दिखाने वाले अंदाज में बात करता है। सॉन्ग उसे जवाब देती है। तभी अचानक गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है और वहां फिर से हालात बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग उस जगह से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्लाइट टिकट्स ब्लैक में बहुत महंगे बिक रहे होते हैं। लोग एजेंट से कीमत कम करने की विनती करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। ये देखकर सॉन्ग को उन भूखे लोगों की याद आती है जिन्हें उसने पहले खाना दिया था। वो सोचती है कि अगर सबकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम कुछ लोगों की तो कर ही सकती है। वो पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि यहाँ काम करने आए हो, दुनिया बदलने नहीं। उधर जियांग और उसकी टीम रेबल्स से लड़ रहे होते हैं, जबकि ली सान बम डिफ्यूज करने में लगा होता है। रेबल्स बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाकर सैनिकों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक समझदारी से बच्चों को बचा लेते हैं और दुश्मनों को काबू कर लेते हैं। इस दौरान बेंजामिन और ली सान का बहुत बड़ा रोल होता है। बेंजामिन दुश्मनों को शूट करता है और ली सान बच्चे के शरीर से बंधे बम को डिफ्यूज करता है। हालात संभल ही रहे होते हैं कि अचानक एक जोरदार धमाका होता है और ली सान उसकी चपेट में आ जाता है। वो दूर जाकर गिरता है और घायल हो जाता है, लेकिन चोट गंभीर नहीं होती। इस बार सॉन्ग ये सब अपनी आंखों से देखती है और पूरी तरह टूट जाती है। पहले भी वो डर गई थी, लेकिन तब उसने ये खुद नहीं देखा था।
अब उसे साफ समझ आ जाता है कि ली सान उसके लिए कितना खास है। उधर जियांग बेंजामिन को डांटता है क्योंकि उसने बिना आदेश के गोली चलाई थी। हालांकि उसने सही किया, फिर भी नियम तोड़ना गलत था। लेकिन बेंजामिन इसे गंभीरता से नहीं लेता। इसी बीच वो लाल धागा जो पहले सॉन्ग और ली सान के बीच कनेक्शन बना था, फिर से चर्चा में आता है। सॉन्ग को लगता है कि वही धागा ली सान को बचाता है, इसलिए वो उसे नया लाल धागा देने जाती है। इससे दोनों के बीच रिश्ता और मजबूत हो जाता है। फिर ली सान उसे एक सेब देता है, जैसे पहले सॉन्ग ने उसे दिया था। ये छोटी सी बात सॉन्ग को बहुत खुश कर देती है। बाद में सॉन्ग सू से मिलती है। सू अपने देश की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। सॉन्ग उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। उधर जियांग भी परेशान होता है, तो ली सान उसे समझाता है। शाम को जियांग और ली सान एक बार में जाते हैं, जहां सू सॉन्ग को भी लेकर आता है। वहां सॉन्ग की मुलाकात बेंजामिन से होती है। सू को बेंजामिन पसंद नहीं होता, लेकिन इस बार दोनों अच्छे से बात करते हैं। डॉक्टर पई भी वहां होती है, लेकिन वो बेंजामिन से नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहा था। फिर ली सान और सॉन्ग साथ बैठकर बात करते हैं। सॉन्ग थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो ली सान उसे वापस छोड़ने ले जाता है। रास्ते में दोनों अचानक डांस करने लगते हैं। पहले झिझक होती है, लेकिन फिर वे खुलकर डांस करते हैं। ये पल सॉन्ग के लिए बहुत खास होता है। जब ली सान उसे छोड़ने जाता है, तो सॉन्ग को महसूस होता है कि ली सान भी उसे पसंद करने लगा है। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि वहां शेन खड़ी है। शेन ने सब देख लिया होता है और वो गुस्से में सॉन्ग से कहती है कि वो यहाँ ली सान के लिए आई है और उसे उससे छीन कर नहीं ले जाने देगी। सॉन्ग समझ जाती है कि शेन सिर्फ एकतरफा प्यार में है और ली सान उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले दिन कैंप में खबर मिलती है कि एक महिला पत्रकार ली सान से मिलने आई है। सभी को लगता है कि वो सॉन्ग होगी और ली सान भी उत्साहित होकर उसे देखने जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो सॉन्ग नहीं बल्कि शेन है। ये देखकर वो असहज हो जाता है। शेन कहती है कि सॉन्ग जल्द ही यहाँ से चली जाएगी और अब वही उसकी जगह लेगी। उधर बेंजामिन एक घायल लड़की को अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से डॉक्टर पई से होती है। पई उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। बेंजामिन हंसते हुए कहता है कि लोग अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं क्योंकि वो सबके साथ खुलकर बात करता है और मदद करता है। इसी बीच एक और खुलासा होता है कि जिस महिला को बेंजामिन ने बचाया था, वो सू की माँ रैना थी। अब रैना सेना की मदद करने के लिए वॉलंटियर बनने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि सेना की वजह से ही वो जिंदा है। सू को अपनी माँ की बहुत चिंता होती है क्योंकि वो अब सेना के साथ वॉलंटियर के रूप में काम कर रही होती है। ये काम भले ही देशभक्ति वाला हो, लेकिन इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। सू उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसकी माँ अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उधर लगातार हमले हो रहे होते हैं। सेना अपनी तरफ से लोगों को बचाने और रेबल्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन कई लोग इन धमाकों में अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं में वे दो बच्चे भी शामिल होते हैं जिन्हें हम पहले देख चुके हैं, सी और सोलोन। वे भाई बहन नहीं होते बल्कि दूर के रिश्तेदार होते हैं। इस हमले में उनके माता पिता मारे जाते हैं और उन्हें एक शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। सॉन्ग उनसे मिलने जाती है और उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पास में एक और धमाका होता है। उस धमाके की शॉक वेव से सॉन्ग दूर जाकर गिरती है और उसे चोट लगती है। उस समय वहां सू भी होता है और वह सी को बचा लेता है, लेकिन सोलोन कहीं गायब हो जाता है। इस अफरातफरी में कोई नहीं जान पाता कि वो कहाँ चला गया। सू की माँ, जो अब वॉलंटियर के रूप में काम कर रही होती है, सोलोन को ढूंढने निकल जाती है। वो सॉन्ग से कहती है कि अगर वो वापस न आए तो सू का ख्याल रखना। इस बीच शेन, जो सिर्फ ली सान को पाने के लिए वहां आई होती है, इस हालत को देखकर डर जाती है और रोने लगती है। तब सॉन्ग उसे समझाती है कि सैनिक जल्द ही आकर सबको बचा लेंगे। कुछ ही देर में सेना वहां पहुंच जाती है और ली सान को देखकर सॉन्ग को राहत मिलती है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी बेंजामिन एक बुरी खबर देता है। सू की माँ रैना अब इस दुनिया में नहीं रही। वो सोलोन को बचाने गई थी और उसने उसे बचा भी लिया, लेकिन खुद गोली लगने से अपनी जान गंवा दी। बेंजामिन बताता है कि उसने उसे आखिरी बार अपनी गोद में देखा था। मरने से पहले रैना ने उसे एक स्टार दिया था, जो उसके देश के प्रति उसके बदले हुए नजरिए का प्रतीक था। ये सब देखकर बेंजामिन भी बहुत टूट जाता है। उधर ली सान बाकी बचे बमों को भी डिफ्यूज कर देता है, लेकिन सॉन्ग की हालत ठीक नहीं होती। उस धमाके की वजह से उसकी आंखों को नुकसान होता है और उसके पेट में अंदरूनी चोट भी लगती है। उसे तुरंत मेडिकल इमरजेंसी में वहां से राजधानी और फिर उसके देश वापस भेज दिया जाता है। वो आधी बेहोशी की हालत में बार बार ली सान का नाम लेती रहती है। घर पहुंचने पर उसके माता पिता, जो अलग रहते हैं, दोनों उसे देखने आते हैं। धीरे धीरे उसकी हालत ठीक होने लगती है,
लेकिन उसका ली सान से संपर्क टूट चुका होता है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है और लू से पूछती है, लेकिन उसे भी ली सान के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके बॉस उसे कॉल करके बताते हैं कि उसके कैमरे की तस्वीरें मिल गई हैं और उनमें से कुछ को एक प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सॉन्ग कोशिश करती है कि शेन से ली सान के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन शेन उसे जानबूझकर नजरअंदाज करती है। इस बीच सॉन्ग को उस घटना के बाद मानसिक असर भी होने लगता है। उसे बार बार वही धमाके याद आते हैं और वो डर जाती है। उधर लू को पता चलता है कि ली सान अस्पताल में है। वो जाकर देखता है कि ली सान काफी घायल है। उसकी हड्डियों में फ्रैक्चर है, पसलियों में चोट है और उसे सुनने में भी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक असर भी हो सकता है और उसे किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ली सान पहले जैसा नहीं रहा होता, वो बहुत चुप और टूटा हुआ लग रहा होता है। उधर सॉन्ग को उसकी तस्वीरों में से 2 फोटो चुनने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाती है और खुद सेलेक्ट करने से मना कर देती है। वो शेन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे लगातार नजरअंदाज करती रहती है। ली सान धीरे धीरे ठीक हो रहा होता है, लेकिन वो काम पर वापस जा पाएगा या नहीं, इसे लेकर परेशान रहता है। सॉन्ग उसे ढूंढती रहती है, लेकिन जब भी वो लू के पास जाती है उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। असल में ली सान वही होता है, लेकिन वो खुद को उससे छुपा रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सॉन्ग उसे इस हालत में देखे। इसी दौरान सॉन्ग की माँ उससे शादी के बारे में बात करती है, लेकिन सॉन्ग इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। उसकी माँ कहती है कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है, तो सॉन्ग कहती है कि वो किस्मत पर भरोसा करती है और सही इंसान खुद उसके पास आ जाएगा। तभी उसकी माँ बताती है कि जब वो घायल हालत में थी तब वो बार बार ली सान का नाम ले रही थी। वो पूछती है कि वो कौन है, लेकिन सॉन्ग ज्यादा कुछ नहीं बताती। एक दिन सॉन्ग को लगता है कि उसने अस्पताल में ली सान को देखा है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाती। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर दोनों अचानक आमने सामने आ जाते हैं। उनके बीच एक कांच की दीवार होती है, लेकिन वे एक दूसरे को देख सकते हैं। ली सान बस इतना कहता है कि उसने उसका नंबर नहीं भुलाया है और वो उसे कॉल करेगा। इसके बाद वो बिना ज्यादा बात किए चला जाता है। ली सान अपने पिता से मिलने घर जाता है। उसके पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और उसकी चिंता करते हैं। वही टीवी पर सॉन्ग की तस्वीरों की प्रतियोगिता की खबर आती है। उसका नाम नॉमिनेट हुआ होता है। ये देखकर ली सान के चेहरे पर खास भाव आते हैं, जिसे उसके पिता नोटिस करते हैं। उसके पिता पूछते हैं कि क्या वो उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन ली सान साफ इनकार कर देता है। फिर भी उसके पिता को लगता है कि दोनों के बीच कुछ तो खास है। उधर सॉन्ग उससे संपर्क करने का कोई तरीका ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। ली सान उसे कॉल करना चाहता है, लेकिन अपनी हालत देखकर खुद को रोक लेता है। इस बीच शेन फिर से सॉन्ग की सफलता में बाधा डालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो सफल नहीं होती। सॉन्ग की फोटो सेलेक्ट हो जाती है और उसे अवार्ड मिल जाता है। आखिरकार ली सान उसे कॉल करता है और उसे बधाई देता है। सॉन्ग के लिए ये पल बहुत खास होता है, क्योंकि उसे फिर से उससे जुड़ने का मौका मिलता है। दोनों अपनी परेशानियों को छुपाकर एक दूसरे से सामान्य तरीके से बात करते हैं। फिर वही गाना बजता है जिस पर उन्होंने साथ में डांस किया था और दोनों अलग अलग जगह पर होते हुए भी उसी पल को महसूस करते हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसे शब्दों में नहीं कहा होता। इसी बीच ली सान को जियांग के छोटे भाई के बारे में पता चलता है, जो पुलिस स्टेशन में होता है। जियांग देश के बाहर होता है, इसलिए जब भी उसका भाई किसी मुसीबत में फंसता है, ली सान ही उसकी मदद के लिए जाता है। इस बार भी वो किसी मारपीट के केस में फंस जाता है। ली सान वहां जाकर उसकी टीचर से बात करता है और समझाता है कि बच्चे का स्वभाव उसकी परवरिश की वजह से थोड़ा अलग है, इसलिए उसे समझने की जरूरत है। टीचर भी कहती है कि उन्हें उसकी हालत का अंदाजा है, लेकिन बार बार लड़ाई करना सही नहीं है। ली सान को यह सोचकर दुख होता है कि जियांग अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए काम कर रहा है और उसका भाई यहाँ अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। तभी लू वहाँ आता है और ली सान से डॉक्टर की बातों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ली सान को युद्ध के अनुभवों की वजह से मानसिक समस्याएं हो गई है और उसे इलाज की जरूरत है। ली सान समझ जाता है कि लू उसकी बहुत परवाह करता है। वो उसे धन्यवाद भी कहता है, लेकिन उनके बीच थोड़ा मजाक और हल्की नाराजगी भी दिखती है, क्योंकि लू ने पहले शेन को उससे मिलवाने की कोशिश की थी। इसी बातचीत में पता चलता है कि जियांग अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो एक मिशन के दौरान मारा गया था। असल में जब ली सान एक बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था और सफल नहीं हो पा रहा था, तब जियांग ने अपनी जान देकर उस खतरे को रोका। ये बात याद करके ली सान अंदर से टूट जाता है। लू उसे समझाता है कि उसने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। उधर सॉन्ग को उसकी फोटो के लिए अवार्ड मिल चुका होता है, लेकिन हर कोई खुश नहीं होता। कुछ लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करते हैं। लोग कहते हैं
कि उसने लोगों की मदद करने के बजाय उनकी फोटो लेकर नाम और पैसा कमाया। ये सब पढ़कर सॉन्ग बहुत टूट जाती है। ली सान भी ये सब देखता है और उसकी हालत समझ जाता है। वो उससे फोन पर बात करता है, लेकिन सॉन्ग अपनी परेशानी छुपा लेती है। अगले दिन ली सान उसे मिलने जाता है, लेकिन सीधे सामने नहीं आता। वो पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास जाता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है और एक बलून देता है। इससे सॉन्ग का मूड थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसके बाद ली सान फिर से अपने साथियों के पास जाता है, जहाँ बेंजामिन और सू होते हैं। बेंजामिन सू का ख्याल रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सू किसी खतरे में पड़े, खासकर अपनी माँ की मौत के बाद। जब ली सान को सॉन्ग के साथ हो रही ऑनलाइन नफरत के बारे में पता चलता है, तो सू उसके सपोर्ट में एक पोस्ट लिखता है। वो बताता है कि सॉन्ग की तस्वीरों की वजह से ही दुनिया को वहाँ की सच्चाई पता चली और लोगों को मदद करने का मौका मिला। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगता है और सॉन्ग के खिलाफ चल रही नफरत कम हो जाती है। सॉन्ग समझ जाती है कि ये सब ली सान की वजह से हुआ है, इसलिए वो उसे डिनर के लिए बुलाती है। पहले वो मना करता है, लेकिन बाद में आने के लिए मान जाता है। सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और अच्छे रेस्टोरेंट में टेबल बुक करती है। वो समय पर पहुंचकर उसका इंतजार करती है, लेकिन ली सान देर से आता है। जब वो उसे कॉल करता है, तो सॉन्ग सोचती है कि वो आने से मना करेगा, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि वो घर जा चुकी है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, सामने ली सान खड़ा होता है। दोनों एक साथ डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ सॉन्ग नोटिस करती है कि ली सान हियरिंग एड इस्तेमाल कर रहा है। वो पूछती है, तो ली सान कहता है कि उसे कान में चोट लगी थी, लेकिन अब सब ठीक है। सॉन्ग भी अपनी चोट के बारे में यही कहती है कि अब सब ठीक है। इसी दौरान जियांग का भाई फिर से लड़ाई में फंस जाता है। ली सान तुरंत वहां जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। वो कहता है कि अगर उसे कोई भी परेशानी हो तो वो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन जियांग का भाई बहुत रूखा व्यवहार करता है और कहता है कि उसे न अपने भाई की परवाह है और न ही उसके दोस्तों की। ये सुनकर ली सान बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जियांग अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे ये भी समझ आता है कि जियांग के भाई का गुस्सा और व्यवहार उसकी अंदर की तकलीफ और अकेलेपन का नतीजा है। उधर सॉन्ग डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत बेहतर हो रही है, लेकिन उसे अभी भी इमोशनल उतार चढ़ाव और पैनिक अटैक हो सकते हैं। सॉन्ग पूछती है कि अगर वो फिर से उसी जगह काम करने जाए तो क्या होगा। डॉक्टर कहता है कि इसके दो नतीजे हो सकते हैं, या तो वो अपने डर का सामना करके और मजबूत बन जाएगी, या फिर उसका मानसिक संतुलन और बिगड़ सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसी बीच ली सान अभी भी जियांग की मौत का दोष खुद को दे रहा होता है। लू उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाता है। ली सान कहता है कि वो खुद को ठीक करना चाहता है, क्योंकि वो सॉन्ग के सामने इस हालत में नहीं जाना चाहता। साइकोलॉजिस्ट से बात करते हुए वो बताता है कि उसकी जिंदगी में एक बहुत खास इंसान है और वो उसके सामने बेहतर बनकर जाना चाहता है। डॉक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक हो सकता है। इसी बीच सॉन्ग फिर से उसे डिनर के लिए मैसेज करती है और इस बार ली सान आने का फैसला कर लेता है। उधर अंदर जाने से पहले सॉन्ग बाहर खड़ी होती है और अंदर से अपनी सौतेली माँ और उनकी बेटी की बातें सुन लेती है। वे दोनों सॉन्ग के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। वे कहते हैं कि उसने जो अवार्ड जीता है वो गलत तरीके से मिला है और वो युद्ध जैसी जगह पर जाकर लोगों की मदद करने के बजाय सिर्फ फोटो खींचकर नाम और पैसा कमाना चाहती है। ये सब सुनकर सॉन्ग का दिल टूट जाता है। वो डिनर के लिए आई थी, लेकिन अंदर गए बिना ही वापस लौट जाती है। उधर ली सान तय करता है कि वो किसी भी तरह जियांग के छोटे भाई को सुधार कर सही रास्ते पर लाएगा। उसे ये भी लगता है कि जियांग की मौत के लिए कहीं न कहीं वो खुद जिम्मेदार है, इसलिए वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो कई तरीके सोचता है, लेकिन जियांग का भाई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में उसे दूर रहने को कह देता है। इसी दौरान एक दिन सॉन्ग देखती है कि वही लड़का फिर से एक और लड़ाई में शामिल है। इस बार मामला वांग नाम के एक बच्चे से जुड़ा होता है, जिसे वो परेशान कर रहा होता है। सॉन्ग बीच में आकर उसे रोकती है और वांग को अपना कार्ड देती है, ताकि उसे कोई मदद चाहिए तो वो उससे संपर्क कर सके। साथ ही वो यांग को चेतावनी भी देती है। बाद में वांग सॉन्ग से मिलने आता है और बताता है कि उसे लगातार बुली किया जा रहा है। सॉन्ग समझ जाती है कि ये मामला गंभीर है। जब वो यांग को समझाने की कोशिश करती है तो वो नहीं मानता। तब सॉन्ग उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि उसे सबक मिले, लेकिन इससे मामला और बिगड़ जाता है। ली सान को जब ये पता चलता है तो वो सॉन्ग से वीडियो हटाने के लिए कहता है। सॉन्ग मानती नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वांग को न्याय मिलेगा। लेकिन तभी यांग खुद आकर रोते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ये देखकर ली सान को शक होता है कि सच्चाई कुछ और है। वो सॉन्ग को बताता है कि यांग असल में जियांग का भाई है। ये सुनकर सॉन्ग हैरान रह जाती है। सॉन्ग एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते सच जानना चाहती है, इसलिए
वो वांग से पूरी सच्चाई पूछती है। वांग डरते हुए बताता है कि यांग असल में उसे बचाता था। जो लोग उसे बुली करते थे उनसे लड़कर उसकी रक्षा करता था। असल में कुछ बदमाश बच्चों ने यांग को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी और वांग को इस्तेमाल किया था। वांग की डायरी में उन सब घटनाओं का पूरा रिकॉर्ड होता है, जिससे सच सामने आ जाता है। इसके बाद असली दोषियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और यांग बेगुनाह साबित हो जाता है। सॉन्ग को एहसास होता है कि उसने बिना पूरी सच्चाई जाने गलती कर दी थी, लेकिन ली सान की मदद से वो उसे सुधार पाती है। वो ली सान को भी समझाती है कि जियांग की मौत उसकी गलती नहीं थी और उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे भावनाएं और साफ होने लगती है। वे लगभग अपने दिल की बात कहने ही वाले होते हैं कि तभी एक बुजुर्ग महिला दरवाजा खटखटाती है। वो सुई में धागा डालने के लिए मदद मांगती है। सॉन्ग कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पाता। तभी ली सान आता है और उनकी मदद करता है। बुजुर्ग महिला उन्हें साथ देखकर पूछती है कि क्या वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। दोनों सीधे मना नहीं करते, बस चुप रहते हैं, जिससे माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। फिर ली सान बाहर चला जाता है और सॉन्ग उसे रोक नहीं पाती। अगले दिन ली सान अपने इलाज के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का फैसला करता है। वो जल्दी ठीक होना चाहता है ताकि सॉन्ग के साथ खुश रह सके। वो सॉन्ग को मैसेज करता है कि वे डिनर पर मिले, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि वो खुद उसके लिए खाना बनाएगा। शाम को सॉन्ग उसके घर जाती है और दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं। किचन में काम करते हुए सॉन्ग फिसलने लगती है, लेकिन ली सान उसे संभाल लेता है। उस पल दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर ली सान अचानक उसे किस करता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है। सॉन्ग भी उसे दूर नहीं करती, बल्कि वो भी अपने प्यार को स्वीकार कर लेती है और दोनों एक प्यारा सा किस शेयर करते हैं। इसके बाद सॉन्ग बताती है कि वो अपनी पत्रकार की नौकरी छोड़ना चाहती है। ली सान उसे रोकता नहीं, बल्कि कहता है कि जो उसे सही लगे वही करे। वो उसे उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। सॉन्ग बताती है कि उसे लिखना पसंद है और वो एक लेखक बनना चाहती है। ली सान उसे पूरा सपोर्ट करता है। अगले दिन वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और सबको अलविदा कहकर निकल जाती है। ली सान उसे घर छोड़ने जाता है और अगले दिन उसे अपने पिता से मिलाने के लिए बुलाता है। सॉन्ग बहुत खुश होती है और अगले दिन उसके साथ जाती है। रास्ते में वो उसके पिता के बारे में बार बार पूछती रहती है, क्योंकि वो थोड़ी नर्वस भी होती है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो सॉन्ग को पता चलता है कि वो व्यक्ति वही है जिसे वो पहले से जानती थी। ली सान के पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। जब वे दोनों अकेले होते हैं तो पिता सॉन्ग को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ली सान पहले से बेहतर हो गया है। तब सॉन्ग को पता चलता है कि ली सान अंदर से कितना टूटा हुआ था। वो वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे खुश रखेगी। रात को सॉन्ग ली सान की शर्ट पहनकर उसके कमरे में होती है और उसके साथ बातें करती है। तभी जियांग के भाई का मैसेज आता है कि अब वो बदल गया है और पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद सॉन्ग अचानक ली सान के कमरे में आकर उसे गले लगाकर सो जाती है। अगली सुबह ली सान देर से उठता है और देखता है कि सॉन्ग और उसके पिता साथ में काम कर रहे हैं। उसके पिता उसे देर तक सोने के लिए डांटते हैं, लेकिन सॉन्ग उसका बचाव करती है। फिर थोड़ी मजाकिया बातें होती हैं और माहौल हल्का हो जाता है। जब वे वापस जाने लगते हैं तो ली सान के पिता सॉन्ग को एक लाल लिफाफा देते हैं जिसमें काफी पैसे होते हैं। वो कहते हैं कि ये उनकी परंपरा है और ये एक खुशी का तोहफा है। ये देखकर सॉन्ग बहुत भावुक हो जाती है। जब ली सान के पापा सॉन्ग को ये कहते हैं कि उन्हें वो बहुत पसंद आई है और उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया है, तो ये सुनकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। उसे पैसे मिलने की खुशी से ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि ली सान के पापा उसे इतना अपनापन दे रहे हैं। वापसी के रास्ते में सॉन्ग को एक और बात समझ आती है। जब वो पहले दुखी थी तब जो पांडा बनकर उसे सांत्वना देने आया था वो असल में ली सान ही था। ये बात जानकर वो बहुत भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि ली सान हमेशा उसके साथ रहा है, यहाँ तक कि जब वो उसे पहचान भी नहीं पाई थी तब भी। उसे ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसकी जिंदगी में ऐसा इंसान आया है जो उसे इतनी गहराई से समझता है। इसी के साथ दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और उनका प्यार अब सच में शुरू हो चुका होता है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं होता। आगे भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना होता है। सॉन्ग अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है और अपनी सारी बातें शेयर करती है। वो ली सान के बारे में भी बात करती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि वही डॉक्टर ली सान का भी इलाज कर रहा है। वो चाहती है कि वो ली सान को जल्दी ठीक होने में मदद कर सके। उसी समय उसे शेन का कॉल आता है। शेन वही है जो पहले ली सान के पीछे थी और सॉन्ग की टीम लीडर भी रह चुकी है। वो सॉन्ग के रिजाइन करने की बात पूछती है। शेन को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि सॉन्ग ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो अपने काम को बहुत पसंद करती थी। सॉन्ग बस इतना कहती है कि वो अपने काम का माहौल बदलना चाहती थी। दोनों के बीच इस बार बातचीत थोड़ी नॉर्मल होती है।
जबकि पहले उनके बीच काफी टेंशन थी। उधर लू अपनी टीम के लिए एक टीम बिल्डिंग इवेंट प्लान करता है। ली सान भी उसमें शामिल होने का फैसला करता है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। इवेंट पर जाने से पहले वो सॉन्ग के साथ समय बिताता है। वो पुशअप्स करता है और मजाक मजाक में सॉन्ग को अपनी पीठ पर बैठाकर एक्सरसाइज भी करता है। दोनों साथ में बहुत खुश नजर आते हैं। फिर ली सान इवेंट के लिए निकल जाता है और सॉन्ग को जगाए बिना एक नोट छोड़ देता है। सॉन्ग उसके लौटने का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है और उससे मिलने नहीं आता। सॉन्ग को लगता है कि शायद वह उससे दूर रह रहा है। असल में उस इवेंट में ली सान की पुरानी दर्दनाक यादें फिर से ताजा हो जाती है। उसे जियांग की याद आती है और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानकर फिर से टूट जाता है। आखिरकार सॉन्ग उसके पास जाती है और उसे संभालती है। वो उसे गले लगाकर उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है, जिससे ली सान को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद ली सान स्कूल जाता है और यांग व वांग से मिलता है। वो उन्हें साथ लेकर चाय पीने बैठता है। वांग मजाक में कहता है कि यांग को ली सान को अपना भाई मान लेना चाहिए, लेकिन यांग अभी भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है। ये देखकर ली सान मुस्कुरा देता है। फिर वो यांग को एक साइन किया हुआ बास्केटबॉल गिफ्ट करता है, क्योंकि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पाकर यांग बहुत खुश हो जाता है। घर लौटने के बाद ली सान और सॉन्ग दोनों एक दूसरे से कुछ जरूरी बात करना चाहते होते हैं। सॉन्ग पहले बताती है कि उसे एक नई टीम में शामिल होने का मौका मिला है, जो उसके करियर के लिए बहुत बड़ा कदम है। ली सान ये सुनकर खुश होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि सॉन्ग को जल्द ही वहां से जाना होगा। सॉन्ग को उससे दूर जाने का दुख होता है, लेकिन ली सान उसे समझाता है कि उसके करियर के लिए ये जरूरी है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो खुद उसे छोड़ने भी जाता है। जब सॉन्ग ट्रेन में बैठने लगती है तो वो बहुत उदास होती है, लेकिन तभी ली सान अचानक ट्रेन में चढ़ जाता है और कहता है कि वीकेंड की छुट्टियों में वो उसके साथ रहेगा। ये सुनकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। वे दोनों उस जगह जाते हैं जहां सॉन्ग की मां रहती है, लेकिन सॉन्ग उससे मिलने नहीं चाहती, इसलिए वे होटल में रुकते हैं। उस रात ली सान ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि उसकी पुरानी यादें और ट्रॉमा उसे परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह जब वो उठता है तो सॉन्ग काम पर जा चुकी होती है और एक नोट छोड़ जाती है। ली सान अपनी दवाइयां लेने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में उन्हें लाना भूल गया था। सॉन्ग को चिंता न हो, इसलिए वो उसे सच नहीं बताता और कहता है कि वो बस टहलने निकला था। उधर यांग का स्कूल में पीटीएम होता है और वो ली सान को बुलाता है। वहां यांग अपने भाई के बारे में पूछता है तो ली सान मजबूरी में सच्चाई बता देता है कि जियांग की मौत कैसे हुई थी। वो बताता है कि बम को डिफ्यूज करते समय जियांग ने अपनी जान दे दी थी। हालांकि ली सान की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो खुद को दोषी मानता है। ये सुनकर यांग को लगता है कि उसके भाई की मौत के लिए ली सान जिम्मेदार है। गुस्से में वो ली सान को मार देता है। ली सान कुछ भी जवाब नहीं देता और चुपचाप सब सह लेता है। इस घटना के बाद उनके रिश्ते में फिर से दूरी आ जाती है। लू जब ये सब देखता है तो वो ली सान को समझाता है कि वो खुद को बेवजह दोष दे रहा है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बॉक्सिंग के लिए ले जाता है। बॉक्सिंग करते समय लू को समझ आता है कि ली सान कितना मजबूत है और उसने यांग के सामने खुद को जानबूझकर कमजोर दिखाया था। फिर ली सान कहता है कि वो वापस उसी जगह जाना चाहता है जहां वो हादसा हुआ था। लू उसे रोकता है, लेकिन ली सान कहता है कि वो वहां लोगों की मदद करना चाहता है और अपने अंदर के दर्द को ठीक करना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो सॉन्ग के लिए खुद को बेहतर बनाना चाहता है। आखिरकार लू मान जाता है। इसके बाद वे दोनों एक शादी में जाते हैं जहां सॉन्ग भी होती है। लू डॉक्टर को भी वहां लाता है ताकि वो ली सान से बात कर सके, लेकिन सॉन्ग के सामने ऐसा करना सही नहीं समझकर वो रुक जाता है। ली सान खुद ही डॉक्टर से बात करता है और अपने फैसले के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो वहां अपने दर्द को बढ़ाने नहीं बल्कि उसे ठीक करने जा रहा है। उधर सॉन्ग उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो उसके लिए बहुत दर्दनाक है। इस तरह दोनों अपने अपने रास्तों पर जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उनके दिल अब भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ली सान फिर से उस खतरनाक जगह जाने का फैसला करता है और वहां के सैनिक बेंजामिन से संपर्क करता है। बेंजामिन उसे बताता है कि वहां हालात अभी भी बहुत खराब है। रेबल्स लगातार हमले कर रहे हैं और आम लोगों की जान खतरे में है। ये सब सुनकर भी ली सान अपने फैसले पर कायम रहता है। इसी बातचीत में वो बेंजामिन को ये भी बताता है कि वह और सॉन्ग अब रिलेशनशिप में है। बेंजामिन उसे बधाई देता है और मजाक में कहता है कि वो खुद भी एक डॉक्टर को पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत सख्त है और उसे ज्यादा भाव नहीं देती। बेंजामिन पहले जब सॉन्ग से मिला था तब उसके पीछे घूमता था। उसके बाद वो डॉक्टर के पीछे घूमने लगा। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो जल्दी किसी के पीछे पड़ जाता था। इसलिए ली सान मजाक में उसे छेड़ता है कि डॉक्टर जैसी सख्त लड़की को मनाना उसके लिए आसान नहीं होगा। बाद में बेंजामिन सू को बताता है कि सॉन्ग और ली सान अब रिलेशनशिप में है।
ये सुनकर सू खुश हो जाता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसने सॉन्ग से ज्यादा संपर्क नहीं रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वहां के हालात बताकर उसे और दुखी करे। उधर ली सान यांग से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उससे बात नहीं करना चाहता। वो अब भी उससे नाराज होता है। तब ली सान उसे एक पुरानी फोटो भेजता है। वो फोटो बचपन की होती है, जिसमें ली सान, जियांग और छोटा यांग साथ होते हैं। यांग को ये देखकर दुख होता है। ऊपर से वो गुस्सा दिखाता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी ली सान से जुड़ा हुआ महसूस करता है। बस अपने भाई को खोने का दर्द उसे कठोर बना देता है। इसके बाद ली सान अपनी यात्रा की तैयारी पूरी कर लेता है और सॉन्ग से मिलने उसके काम की जगह पहुंचता है। अब सॉन्ग अपनी माँ के शहर में काम कर रही होती है। पहले वो दूसरी जगह काम करती थी, वही उसकी मुलाकात ली सान से हुई थी। अब दोनों रिलेशनशिप में आने के बाद एक ही अपार्टमेंट में अलग अलग कमरों में रह रहे होते हैं। ली सान सॉन्ग को बताता है कि वो फिर से वॉलंटियर बनकर उसी खतरनाक जगह जाने वाला है। ये सुनकर सॉन्ग को चिंता होती है, लेकिन वो उसे रोकती नहीं। वो समझती है कि यही चीज ली सान के मन को शांति दे सकती है। इसी दौरान सॉन्ग की माँ का फोन आता है। वो पूछती है कि क्या वो अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही है और कहती है कि उसे उस दोस्त से मिलवाना चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को ली सान के बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर उसकी माँ कहती है कि अगले दिन दोनों लंच पर जरूर आए। इसके बाद सॉन्ग ली सान को अपनी माँ के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी माँ बहुत मजबूत इरादों वाली महिला है। उसके माता पिता की लव मैरिज हुई थी। परिवार वालों ने विरोध किया था, लेकिन उसकी माँ ने जिद करके शादी की थी। बाद में उनके रिश्ते में दरार आई, लेकिन उसकी माँ ने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की। फिर उसके पिता की दूसरी पत्नी और उसकी बेटी उनकी जिंदगी में आ गए। जब हालात बिगड़ गए तो उसकी माँ ने खुद को अलग कर लिया। उसके पिता सॉन्ग की कस्टडी चाहते थे और कोर्ट तक जाने की बात की। अपनी बेटी को कॉटक कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे उसके पिता के पास छोड़ दिया। तब से सॉन्ग अपने पिता के साथ रही, लेकिन उसे हमेशा लगता रहा कि उसके पिता का नया परिवार एक अलग दुनिया है और वो उसमें पराई है। ये सब बताते हुए सॉन्ग का दर्द साफ दिखता है। ली सान ये सब सुनकर उसे दिलासा देता है। अगले दिन ली सान सॉन्ग की माँ से मिलता है। उसकी माँ उससे परिवार और भविष्य के बारे में बात करती है। उन्हें समझ आ जाता है कि दोनों शादी के बारे में सोच रहे हैं। सॉन्ग की माँ को ली सान से कोई परेशानी नहीं होती। वो कहती है कि अगर सॉन्ग उसे पसंद करती है तो उसे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन वो ये भी कहती है कि सॉन्ग के पिता शायद इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर और प्रभावशाली इंसान से करवाना चाहते हैं। इसके बावजूद सॉन्ग की माँ ली सान को पसंद करने लगती है और कहती है कि होटल में रहने की जरूरत नहीं, वो उनके घर पर ही रुके। रात को सॉन्ग चुपके से ली सान के कमरे में चली जाती है। वो अपना लैपटॉप भी साथ लाती है और अपना पसंदीदा कार्टून उसके साथ देखने लगती है। ली सान वो कार्टून पहले देख चुका होता है, लेकिन वो सिर्फ सॉन्ग की खुशी देखने के लिए फिर से उसके साथ बैठता है। इसी दौरान उन्हें सॉन्ग की माँ की खांसी सुनाई देती है। सॉन्ग कहती है कि माँ पहले से बीमार लग रही है और अब तक ठीक नहीं हुई। ली सान भी मानता है कि उसे पहले ही लगा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है कि उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए। इसी दौरान सॉन्ग भावुक होकर ली सान से पूछती है कि वो उसे कभी छोड़कर तो नहीं जाएगा और क्या उनके बीच कभी दूरी नहीं आएगी। ली सान वादा करता है कि वो आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग भावुक हो जाती है। अगले दिन वे सॉन्ग की माँ को चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने की बात करते हैं। माँ कहती है कि काम के बीच समय निकालकर चली जाएंगी, लेकिन वो अस्पताल नहीं जाती। उसी अस्पताल में सॉन्ग का जानने वाला डॉक्टर ही होता है। सॉन्ग उससे मिलती है और ली सान से मिलवाती है। उसके बाद ली सान वापस जाने लगता है। सॉन्ग उसे जाते देखकर दुखी हो जाती है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि किसी को जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला धोखा दे दे तो बहुत दर्द होता है। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में कहती है कि हर आदमी उसके पिता जैसा नहीं होता। बाद में उसे अपनी बात पर पछतावा भी होता है। इसी बीच सॉन्ग एक छोटे से हादसे का शिकार हो जाती है और अस्पताल जाती है। वहाँ वही डॉक्टर उसका चेकअप करता है। सॉन्ग उससे अपनी माँ की बात करती है और कहती है कि वो भी चेकअप के लिए आए। आखिरकार उसकी माँ भी आती है। तब पता चलता है कि उनके फेफड़ों में गंभीर समस्या है। माँ को पहले से इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उधर सॉन्ग की गिरने की वजह से उसकी आंख में भी दिक्कत आ जाती है। उसकी नजर धुंधली होने लगती है। डॉक्टर उसे आई ड्रॉप देते हैं और कहते हैं कि अगर इससे फर्क नहीं पड़ा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ समय बाद भी उसकी आंख ठीक नहीं होती और डॉक्टर कहते हैं कि अब सर्जरी जरूरी है। रिकवरी में 2-3 हफ्ते लगने वाले होते हैं। सॉन्ग सोचती है कि अगर ली सान लौट आया और उसे इस हालत में देखा तो वो परेशान हो जाएगा, इसलिए वो ये बात उससे छिपाने का फैसला करती है। उसकी माँ कहती है कि अगर ली सान उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे ये सब पता होना चाहिए,
लेकिन सॉन्ग कहती है कि वो उसके प्यार की परीक्षा नहीं लेना चाहती। उधर ली सान वॉलंटियर मिशन के लिए टेस्ट दे रहा होता है। उसे माइंस डिफ्यूज करने की अपनी क्षमता साबित करनी होती है। वो कोशिश तो पूरी करता है, लेकिन बीच बीच में उसका ट्रॉमा उसे कमजोर कर देता है और उसका प्रदर्शन प्रभावित होता है। उसी दौरान वो सॉन्ग को फोन करके कहता है कि टेस्ट लंबा चल रहा है और वो देर से लौटेगा। सॉन्ग भी अपनी सर्जरी और हालत के बारे में उससे कुछ नहीं बताती। कुछ समय बाद सॉन्ग की सर्जरी हो जाती है और वो रिकवरी में होती है। इसी बीच उसकी माँ की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है और वो तीसरे स्टेज तक पहुंच चुका है। ये सुनकर सॉन्ग पूरी तरह टूट जाती है। उसे हमेशा माँ का प्यार और साथ चाहिए था, लेकिन हालात की वजह से वो कभी उनके करीब नहीं रह पाई। अब जब वो उनके साथ है, तब ये दर्दनाक सच सामने आ गया। माँ को ये पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्हें इतना झटका नहीं लगता। वो अपनी प्रॉपर्टी और जरूरी कागजात सॉन्ग को देने लगती है, जैसे अपने जाने की तैयारी कर रही हो। सॉन्ग रोते हुए कहती है कि अभी समय है और उन्हें इलाज करवाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब अस्पताल में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जितना समय बचा है वो अपनी मर्जी से जिए। सॉन्ग रोकर, समझाकर और भावनात्मक तौर पर उन्हें मनाती है। आखिरकार माँ इलाज के लिए मान जाती है, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी वो काम करना नहीं छोड़ती। बिस्तर पर लेटे लेटे भी काम से जुड़ी बातें करती रहती है। ये देखकर सॉन्ग परेशान हो जाती है और उनकी टीम पर गुस्सा करती है कि इस हालत में भी वे उनसे काम करवा रहे हैं। माँ हालात संभालती है और सॉन्ग को शांत करती है। फिर माँ सॉन्ग से कहती है कि जिंदगी कितनी लंबी जी ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कैसे जी और क्या फैसले लिए। फिर वो खुद ही कहती है कि वो अपने एक्सेस बैंड यानी सॉन्ग के पिता से मिलना नहीं चाहती। वो साफ कहती है कि वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक हिस्सा थे और मरने के बाद भी वो नहीं चाहती कि उन्हें इसकी खबर दी जाए या वो उनके अंतिम संस्कार में आए। सॉन्ग अपनी माँ से वादा करती है कि वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी। वो बहुत भावुक हो चुकी होती है। तभी ली सान को बेंजामिन का फोन आता है। बेंजामिन उसे एक दुखद खबर देता है। ये खबर किसी और की नहीं बल्कि सोलोन की मौत की होती है। सोलोन वही छोटा लड़का था जिसे ली सान ने पहले मलबे के नीचे से बचाया था, लेकिन इस बार वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते समय जमीन में दबे एक लैंड माइन पर पैर रख देता है और उसी धमाके में उसकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर ली सान पूरी तरह टूट जाता है। जिस बच्चे की जान उसने कभी बचाई थी वही अब उसकी आंखों के सामने नहीं रहा। युद्ध ने उससे एक और करीबी इंसान छीन लिया था। उधर सॉन्ग की माँ की हालत गंभीर होती जा रही होती है। डॉक्टर सॉन्ग को साफ बता देते हैं कि उनके फेफड़ों के कैंसर में इलाज का असर अभी तक नजर नहीं आ रहा और हालत काफी गंभीर है। ये सुनकर सॉन्ग बिखर जाती है। वो तुरंत ली सान को फोन करती है। पहले उसने अपनी आंख की परेशानी और बाकी मुश्किलें उससे छुपाई थी, लेकिन अब माँ की हालत वो अकेले संभाल नहीं पाती। फोन पर रोते हुए वो ली सान को सब बताती है। ली सान उसे शांत करता है और कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके वापस आएगा। इसी दौरान सॉन्ग की माँ के फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है और वह निमोनिया में बदल जाता है। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। सॉन्ग अपनी माँ से मिल भी नहीं पाती। डॉक्टर ही उसे समझाते हैं कि अभी मिलने की इजाजत नहीं है और उसे घर जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन सॉन्ग इतनी चिंता में होती है कि वो कहीं नहीं जाती। वो बस ली सान के आने का इंतजार करती रहती है। जैसे ही ली सान पहुंचता है, सॉन्ग दौड़कर उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। उसके अंदर का सारा दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ जाता है। ली सान के साथ होने से उसे थोड़ा सहारा मिलता है और वो थकान की वजह से वही सो जाती है। जब ली सान खाना लेने बाहर जाता है और सॉन्ग उठती है तो उसे पास न देखकर वो घबरा जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने अपने इंसान को पास न देखकर डर जाए, वैसे ही वो बेचैन हो जाती है। तभी ली सान वापस आता है और उसे शांत करता है। वो उसे खाना खिलाता है और कहता है कि डॉक्टरों से बात हो चुकी है, माँ के लिए जो जरूरी है सब किया जा रहा है और वो ठीक होकर वापस आएंगी। सॉन्ग थोड़ा संभलती है। फिर ली सान अपनी माँ के बारे में बताता है जो बचपन में ही गुजर गई थी। वो कहता है कि उसके पिता ने उसे अच्छे से पाला, लेकिन जब वो दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ देखता था तो उसे अपनी माँ की बहुत कमी महसूस होती थी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि अगर उसकी माँ भी वापस नहीं आई तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ली सान उसे फिर दिलासा देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सॉन्ग की माँ की हालत कंट्रोल में आने लगती है। निमोनिया ठीक हो जाता है और अब कैंसर के इलाज की तरफ ध्यान दिया जाता है। उन्हें आईसीयू से निकालकर नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। ली सान उनसे मिलने जाता है। सॉन्ग की माँ देख चुकी होती है कि इस मुश्किल वक्त में ली सान ने सॉन्ग का कितना साथ दिया है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि ली सान गंभीर है और सॉन्ग को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। वो ली सान से पूछती है कि उसे सॉन्ग में ऐसा क्या पसंद आया। ली सान कहता है कि उसने कभी इसे शब्दों में नहीं सोचा, बस इतना जानता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। फिर वो बताता है कि उसे वापस ट्रेनिंग
और अपने मिशन पर जाना ही होगा, क्योंकि वहाँ अभी बहुत काम बाकी है। उधर सॉन्ग की आंख की हालत अब भी ठीक नहीं होती। सर्जरी और दवाइयों के बाद भी धुंधलापन बना रहता है। डॉक्टर बताते हैं कि अब सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है, लेकिन उसके बाद भी ये गारंटी नहीं कि उसकी नजर पहले जैसी हो जाएगी। सॉन्ग ये सुनकर डर जाती है। असल में युद्ध के समय जो चोट उसकी आंख में लगी थी, शायद वही अब तक उसे परेशान कर रही थी। इधर ली सान के जाने का समय नजदीक आ रहा होता है। सॉन्ग जानती है कि वो जल्द जाने वाला है, लेकिन अपनी आंख की परेशानी उसे नहीं बताती। वो बस कोशिश करती है कि आखिरी समय उसके साथ अच्छा समय बिताए। वो कहती है कि उसे उसके हाथ का बना खाना खाना है। अस्पताल का खाना खाकर वो थक चुकी है। जब वो सामान की लिस्ट देती है तो ली सान देखता है कि उसमें वही सब चीजें हैं जो सॉन्ग को पसंद है। उसे समझ आ जाता है कि सॉन्ग उसे कितना मिस करने वाली है। जाने से पहले दोनों साथ शॉपिंग पर जाते हैं। सॉन्ग अपने हाथ के लिए भी वैसा ही लाल धागा खरीदती है जैसा ली सान के हाथ में है। अब दोनों के पास एक जैसा लाल धागा होता है, लेकिन डॉक्टर ही को पता चल जाता है कि सॉन्ग ने अपनी बीमारी ली सान से छुपाई हुई है। जब डॉक्टर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सॉन्ग कहती है कि वो नहीं चाहती कि जिसे वो प्यार करती है वो उसकी वजह से दुखी हो। डॉक्टर उसे समझाता है कि हालत मुश्किल है, लेकिन इलाज संभव है। हाँ, समय लगेगा और दर्द भी सहना पड़ेगा। ये सुनकर सॉन्ग को थोड़ी राहत मिलती है। इसी बीच शेन का फोन आता है। वो पूछती है कि क्या सॉन्ग फिर से उसी जगह जाने वाली है। सॉन्ग कहती है कि अब उसकी माँ बीमार है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। तभी शेन को समझ आता है कि सॉन्ग को अभी तक पता ही नहीं कि ली सान फिर उसी खतरनाक जगह पर जाने वाला है। असल में ली सान ने उससे सिर्फ इतना कहा था कि वो वॉलंटियर मिशन पर जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये नहीं बताया था। शेन की बातों से सॉन्ग को सच पता चलता है। वो तुरंत ली सान से पूछती है। ली सान मान लेता है कि उसने जानबूझकर सच छुपाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सॉन्ग और ज्यादा परेशान हो। सॉन्ग उससे नाराज होती है, लेकिन उसे रोकती नहीं। वो जानती है कि अगर वो रोकने की कोशिश करेगी तो भी ली सान नहीं रुकेगा। उधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सॉन्ग की माँ उससे बात करती है। वो कहती है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से प्यार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले उसी के हिसाब से ले, और अगर कोई महिला किसी पुरुष से प्यार करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जिंदगी पूरी तरह उसी पर टिका दे। हर इंसान के अपने फैसले और अपना रास्ता होता है। रिश्ते का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे की आजादी खत्म कर दे, बल्कि दोनों को साथ रखते हुए अपने अपने फैसले लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोनों का रास्ता एक हो तो साथ चलना चाहिए, और अगर रास्ते अलग हो और साथ चलना मुमकिन न हो तो अलग हो जाना भी जिंदगी का हिस्सा है। सॉन्ग ये सुनती है और कहती है कि अगर उसकी हालत ऐसी न होती तो वो भी ली सान के पीछे उसी जगह चली जाती और उसे अकेला नहीं छोड़ती। इसी बीच उसे सोलोन की मौत के बारे में भी पता चलता है। ये सुनकर वो और टूट जाती है। अब उसे समझ आता है कि ली सान फिर उसी जगह क्यों गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर वो फैसला करती है कि उसे भी वहां जाना चाहिए ताकि वो भी लोगों की मदद कर सके और ली सान के साथ खड़ी रह सके। जब वो अपनी माँ को ये फैसला बताती है तो माँ उसे रोकती नहीं। वो सिर्फ इतना कहती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले 1 महीना सोचो, जल्दबाजी मत करो। उधर ली सान वापस उस जगह पहुंच चुका होता है और बेंजामिन व सू के साथ मिलकर फिर से काम कर रहा होता है। अब सू रिपोर्टर नहीं बल्कि बेंजामिन के साथ मिलिट्री के कामों में मदद कर रहा होता है। लेकिन ली सान हर जगह सॉन्ग को याद करता है। वही जगह जहाँ वे पहली बार मिले थे, जहाँ उसने उसे बचाया था, सब कुछ उसे बार बार याद आता है। उधर सॉन्ग भी आखिरकार वहीं पहुंच जाती है। वो सीधा ली सान को ढूंढने नहीं जाती, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ होगा। वो सोचती है कि अस्पताल जाकर डॉक्टर पई से पूछेगी, शायद उन्हें ली सान के बारे में कुछ पता हो। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो देखती है कि वहाँ एक मरीज हंगामा कर रहा है। वो घायल होकर आया था, लेकिन अब गुस्से में डॉक्टर पई को बंधक बनाकर बैठा है। तभी ली सान वहाँ पहुँचता है और अपनी समझदारी से उस मरीज को शांत करता है और डॉक्टर को बचा लेता है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर को हल्की चोट लग जाती है और उनका इलाज शुरू हो जाता है। इसके बाद ली सान वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि सॉन्ग उसे देख चुकी है। वो बेंजामिन से मिलने एक छोटे बार में जाता है, जहाँ बेंजामिन डॉक्टर का इंतजार कर रहा होता है। ली सान उसे बताता है कि डॉक्टर आज नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो घायल है, कल जाकर मिल लेना। उधर सॉन्ग ये सब छुपकर देखती रहती है। उसने उस मरीज को शांत करते हुए ली सान की बात सुनी थी, जब उसने कहा था कि वो उसकी हालत समझ सकता है क्योंकि वो खुद भी ऐसे दर्द से गुजर चुका है। ये सुनकर सॉन्ग को पहली बार सच में एहसास होता है कि ली सान अंदर से कितना टूटा हुआ था। अब वो सामने नहीं आती, बल्कि चुपचाप उसे दूर से फॉलो करने का फैसला करती है। सॉन्ग ने सोचा था कि वो चुपचाप ली सान को दूर से देखेगी,
लेकिन ली सान ने उसे आते ही पहचान लिया। वो सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर सॉन्ग पूरी तरह हैरान रह गई। इससे पहले जब सॉन्ग अस्पताल में घायल डॉक्टर से मिलने गई थी, तब डॉक्टर ने उससे पूछा था कि क्या ली सान को उसके आने के बारे में पता है। सॉन्ग ने साफ कहा था कि नहीं, उसने उसे नहीं बताया, क्योंकि अभी उनके बीच थोड़ी नाराजगी चल रही थी। अब दोनों फिर आमने सामने थे, लेकिन इस बार उनके रिश्ते की हालत अजीब थी। वे रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बातें छुपाई थी। सॉन्ग ने अपनी बीमारी और अपनी आंखों की परेशानी ली सान से छुपाई थी, और ली सान ने भी ये सच छुपाया था कि वो फिर उसी युद्ध वाले इलाके में वापस जा रहा है। जब सॉन्ग को ये पता चला कि ली सान ने उससे झूठ बोला था और उसी खतरनाक जगह पर आया है, तो वो उससे नाराज हो गई थी। उसने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका फैसला है। लेकिन दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी आ गई थी। ली सान के जाने के करीब 1 महीने बाद सॉन्ग भी वहीं पहुंच गई। उसके मन में उससे बात करने की इच्छा थी, लेकिन उसने खुद आगे बढ़कर बात करने की कोशिश नहीं की। ली सान भी उससे नाराज नहीं था, लेकिन वो भी पहले जैसा खुलकर उसके पास नहीं जा रहा था। इस तरह दोनों के बीच दूरी बनी हुई थी, लेकिन उनके व्यवहार से साफ दिखता था कि दोनों अब भी एक दूसरे की परवाह करते हैं। बेंजामिन और सू ये सब देख रहे थे। वे दोनों पहले से ली सान और सॉन्ग को जानते थे, इसलिए उन्हें साफ समझ आ रहा था कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसी दौरान वहां एक सैनिक की शादी का समारोह रखा गया था। युद्ध और मुश्किलों के बीच ये छोटा सा खुशी का मौका था। ली सान और सॉन्ग दोनों वहां गए और कुछ समय साथ बिताया, लेकिन उसके बाद सैनिकों को एक और ज्यादा खतरनाक जगह पर कैंप लगाने जाना था। वो जगह पहले से भी ज्यादा जोखिम भरी थी। ली सान को ये पता था, फिर भी उसने वहां जाने की इच्छा जताई। बेंजामिन ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ली सान इतनी बड़ी रिस्क ले। लेकिन ली सान का फैसला पक्का था। वो मानता था कि जितना ज्यादा दर्द वह झेलेगा और जितने ज्यादा दुखी लोगों की मदद करेगा, उतना ही वो अपने अंदर के दर्द को कम कर पाएगा। उसे लगता था कि जियांग को खोने का दर्द तभी कम होगा। जब सॉन्ग को पता चला कि ली सान फिर एक और खतरनाक मिशन पर जा रहा है, तो उसे उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगी। जाने से पहले उसने एक बार फिर उससे अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर ली सान खुश तो हुआ, लेकिन उसने उससे कहा कि अभी ये सब मत कहो, क्योंकि जहां वो जा रहा है वो जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। वहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। उसे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो सॉन्ग को बहुत दर्द होगा, इसलिए वो चाहता था कि अगर सॉन्ग उससे नाराज है तो अभी नाराज ही रहे, कम से कम उसका दर्द थोड़ा कम होगा। लेकिन सच ये था कि वो खुद भी सॉन्ग को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था और वो अंदर से बहुत तनाव में था। सॉन्ग की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके मन को भी शांति नहीं मिल रही थी। इसी बीच अस्पताल वाली घटना की वजह से जहां ली सान ने हिंसक मरीज को संभाला था, वो अस्पताल में काफी मशहूर हो गया था। कई नर्सें उसे पसंद करने लगी थी और उसकी तरफ आकर्षित थी। सॉन्ग ये सब देख रही थी और उसे थोड़ी जलन भी महसूस हो रही थी, लेकिन ली सान किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। शादी के समारोह में कुछ नर्सों ने उसे डांस के लिए बुलाया, जिनमें कुछ उसे पसंद भी करती थी, लेकिन ली सान ने साफ कह दिया कि वो किसी और से प्यार करता है और पहले से कमिटेड है। ये सुनकर सॉन्ग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वहां लोगों के बीच भी ये बात फैलने लगी थी कि ली सान जिस लड़की को पसंद करता है वो सॉन्ग ही है। उधर बेंजामिन भी उसी खतरनाक मिशन पर जाने वाला था। वो डॉक्टर से कहता है कि वो वापस लौट आएगा, लेकिन डॉक्टर को उसके जाने से शांति नहीं मिलती। हालांकि उन्होंने खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर भी बेंजामिन को पसंद करने लगी थी। इसीलिए वो खुद भी उसी मिशन के मेडिकल टीम में शामिल होने का फैसला करती है। अगले दिन शहर में अचानक बहुत बड़ा आतंकी हमला हो जाता है। आतंकवादी एक सैनिक को पकड़ लेते हैं और उसका वीडियो जारी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बंधक बनाने का वीडियो नहीं था। उन्होंने उसे बुरी तरह यातना देकर मार डाला था। जब सॉन्ग वो वीडियो देखती है तो वो सदमे में चली जाती है, क्योंकि वो सैनिक वही था जो पहले उससे मिल चुका था और उसकी फोटो देखकर उसका फैन बन गया था। वो उससे मिलकर बातें भी कर चुका था। अब उसकी मौत देखकर सॉन्ग बुरी तरह हिल जाती है। इसके बाद बेंजामिन की अगुवाई में 12 लोगों की स्पेशल फोर्स टीम आतंकवादियों पर हमला करने निकलती है। मिशन बहुत खतरनाक था। उस दौरान एक सैनिक बुरी तरह घायल हो जाता है। वो वही सैनिक था जिसकी शादी का समारोह उन्होंने कुछ दिन पहले अटेंड किया था। शादी के अगले ही दिन उसे इतना खतरनाक मिशन करना पड़ा और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये खबर सुनते ही सॉन्ग तुरंत अस्पताल पहुंचती है। उसे सबसे ज्यादा चिंता ली सान की होती है, क्योंकि वो भी उसी मिशन में शामिल था। जब वो उसे सुरक्षित देखती है तब जाकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। आतंकवादियों ने एक धार्मिक स्थल में बम लगा रखे थे। बेंजामिन आदेश देता है कि पहले उन बमों को डिफ्यूज करना होगा, तभी आगे हमला किया जा सकता है। ये सब देखकर सॉन्ग के अंदर का पत्रकार फिर जाग जाता है।
हालांकि उसने पत्रकारिता छोड़ दी थी, लेकिन सच में वही उसका असली जुनून था। वो एक सुरक्षित जगह ढूंढकर इस पूरे युद्ध और मिशन को रिकॉर्ड करने लगती है ताकि दुनिया तक सच पहुंच सके। बम डिफ्यूज करने के लिए ली सान और बेंजामिन आगे बढ़ते हैं। बेंजामिन उसे कवर देता है और ली सान बम डिफ्यूज करने जाता है। उन्हें बचाने के लिए सू भी आर्टिलरी फायर से स्मोक तैयार करता है ताकि दुश्मनों की नजर उन पर न पड़े। धुएं की आड़ में ली सान मंदिर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे फिर पैनिक अटैक आने लगता है। उसकी चाल धीमी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर उसके पास ही एक धमाका होता है और वो आवाज सुनकर उसका ट्रॉमा फिर जाग जाता है। दूर खड़ी सॉन्ग ये सब देख रही होती है और डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि धुएं के बीच ली सान के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ली सान खुद को संभालता है, अपने डर को हराता है और आखिरकार मंदिर तक पहुंचकर बम डिफ्यूज कर देता है। ये देखकर सॉन्ग को राहत मिलती है। बम डिफ्यूज होने के बाद टीम आतंकवादियों पर हमला करती है और उन्हें काबू में कर लेती है। मिशन सफल हो जाता है, लेकिन इस दौरान ली सान खुद भी घायल हो चुका होता है। फिर भी वो अपने दर्द की परवाह नहीं करता। उसे बस ये पता चल चुका होता है कि सॉन्ग वहां मौजूद है, इसलिए मिशन खत्म होते ही वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर सॉन्ग भी उसे ढूंढ रही होती है। तभी ली सान को जमीन पर पड़ा सॉन्ग का कैमरा मिलता है। वो समझ जाता है कि सॉन्ग सच में यहाँ आई थी। उसी उम्मीद में वो वही बैठकर उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन थकान और चोटों की वजह से बैठे बैठे ही सो जाता है। सॉन्ग उसे ढूंढते हुए वही पहुंचती है और देखती है कि ली सान उसके कैमरे को पकड़े सो रहा है। वो उसे जगाती नहीं, बस चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और उससे लगकर बैठी रहती है। हर बेंजामिन और सू के पास एक छोटा सा स्टार होता है जो सू की माँ रैना ने दिया था। रैना चाहती थी कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, इसलिए उसने ये स्टार उसे दिया था और मरने से पहले उसने बेंजामिन को भी वही स्टार दिया था और कहा था कि उसके बेटे का ध्यान रखना। तभी से बेंजामिन सू को कभी अपने से दूर नहीं करता। वो हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता है। एक बार अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो उसे कमरे में बंद करके खुद लड़ाई में चला जाता था, लेकिन इस बार लड़ाई में सू का वो स्टार खो गया था। ये देखकर बेंजामिन खुद उसे ढूंढने निकलता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर सू खुद जाएगा तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन स्टार ढूंढते समय एक आतंकी उस पर हमला कर देता है। बेंजामिन उसे गोली मार देता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करती है। जब बेंजामिन वो स्टार वापस सू को देता है तो सू बहुत भावुक हो जाता है। उधर ली सान और सॉन्ग आखिरकार फिर साथ बैठकर बात करते हैं। बाहर मिशन की सफलता का जश्न चल रहा होता है। होटल के कमरे में बातचीत के दौरान ली सान सॉन्ग की दवाइयां देख लेता है। तब उसे एहसास होता है कि सॉन्ग किसी स्वास्थ्य समस्या से गुजर रही है। उसे बहुत पछतावा होता है। वो कहता है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर यहाँ आ गया। उसे लगता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने सब कुछ उससे छुपाया, लेकिन सॉन्ग उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी, सब हालात की वजह से हुआ। वो ये भी कहती है कि उसकी हालत इतनी गंभीर नहीं है और दवाइयाँ सिर्फ एहतियात के लिए है। वो नहीं चाहती थी कि ली सान उसकी वजह से अपने सपनों और अपने मिशन से पीछे हटे। वो चाहती थी कि वो अपने दिल की सुने और वही करे जो सही लगे। इस तरह दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां और दूरियां खत्म हो जाती है। उधर बेंजामिन अस्पताल में भर्ती होता है। वो सू से कहता है कि उसे थोड़ी देर बाहर ले चले। सू कहता है कि इतनी चोट लगने के बाद भी उसे चैन नहीं है। अब दोनों के बीच भाई जैसा रिश्ता बन चुका था। वे भले लड़ते हों, लेकिन एक दूसरे की बहुत परवाह करते थे। बेंजामिन कहता है कि वो शराब पीने नहीं जा रहा, बस डॉक्टर से बात करनी है। अस्पताल में वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए सू उसे व्हील चेयर पर बैठाकर बार तक छोड़ाता है। वहाँ पहुंचकर बेंजामिन कहता है कि अब तुम जाओ, डॉक्टर मुझे वापस ले आएंगी। सू वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेंजामिन बहुत देर तक वही बैठा डॉक्टर का इंतजार करता रहता है। डॉक्टर उस रात बेंजामिन से मिलने नहीं आई। बेंजामिन निराश हो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि वो खुद से व्हील चेयर भी नहीं चला सकता था और वही फंसा हुआ था। तभी अचानक सू वहाँ आ जाता है। बेंजामिन हैरान होकर पूछता है, अरे तू गया नहीं था? तब सू बताता है कि वो गया नहीं था, बस बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसने सोचा था कि अगर डॉक्टर आ जाती तो वो चला जाता, लेकिन जब वो नहीं आई तो वो वही रुक गया। फिर मजाक में वो कहता है, क्या हुआ, अब व्हील चेयर धक्का देने वाला कोई नहीं मिला? ये सुनकर बेंजामिन हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर सू उससे पूछता है कि क्या वो सच में डॉक्टर को इतना पसंद करता है। बेंजामिन पहली बार गंभीर होकर कहता है कि हाँ, वो सच में उसे बहुत पसंद करता है। सू उसे समझाता है कि डॉक्टर को हमेशा लगता है कि बेंजामिन रिश्तों को लेकर गंभीर नहीं है। वो उसे सिर्फ मजाकिया और हल्के स्वभाव का इंसान मानती है। शायद इसी वजह से वो उसकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर रही। तब बेंजामिन पहली बार अपने बारे में खुलकर बताता है। वो कहता है कि वो अनाथालय में बड़ा हुआ है। उसके पास कभी अपना परिवार नहीं था,
इसलिए उसे रिश्तों में वादे करना और उन्हें निभाना ठीक से नहीं आता। उसका स्वभाव यही रहा है कि जो दिल में आया वही किया और आगे बढ़ गया। लेकिन सू उसे उसकी माँ का दिया हुआ वादा याद दिलाता है। वो कहता है, मेरी माँ से तुमने वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और आज तक तुम वो वादा निभा रहे हो, तो ये मत कहो कि तुम्हें वादा निभाना नहीं आता। ये सुनकर बेंजामिन चुप हो जाता है। उसी समय डॉक्टर बेंजामिन के घाव की दवा भेजती है, लेकिन खुद नहीं आती। दवा सॉन्ग लेकर आती है। थोड़ी देर बाद ली सान भी वहां आ जाता है और वे लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक और इमरजेंसी की खबर आती है और सैनिकों को तुरंत निकलना पड़ता है। इस बार सॉन्ग ली सान को रोकने की कोशिश नहीं करती। वो सिर्फ इतना कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी और उसे सुरक्षित वापस आना होगा। उसके जाने के बाद सॉन्ग डॉक्टर के साथ बैठकर बातें करती है। तभी डॉक्टर अपने बारे में एक सच बताती है। वो बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसे धोखा दिया था। उसी दर्द और गुस्से में वो इस युद्ध क्षेत्र में वॉलंटियर बनकर आई थी। यही वजह थी कि वो बेंजामिन की सच्चाई को समझने के बाद भी उस पर आसानी से भरोसा नहीं कर पा रही थी। सॉन्ग उसकी बात समझ जाती है। इसी दौरान सॉन्ग की माँ का फोन आता है। सॉन्ग उन्हें बताती है कि ली सान के साथ उसके सारे झगड़े खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी वो वापस नहीं लौटेगी क्योंकि यहाँ उसका कुछ काम बाकी है। माँ बस इतना कहती है कि वो अपना ध्यान रखे और सुरक्षित रहे। उधर सैनिक एक नए इलाके में कैंप लगाने जा रहे होते हैं और ली सान भी उनके साथ होता है। जाने से पहले वह और सॉन्ग एक बार फिर मिलते हैं। सॉन्ग उसे गले लगाती है, उसे किस करती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। इसके बाद ली सान वहाँ से निकल जाता है। सॉन्ग वहीं रुककर कुछ और तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात शेन से होती है। काफी समय बाद दोनों मिलते हैं, लेकिन इस बार उनके बीच पहले जैसी टेंशन नहीं होती। शेन अब सामान्य तरीके से उससे बात करती है। कुछ समय बाद सॉन्ग भी ली सान के उसी इलाके में पहुंच जाती है। दोनों फिर से मिलते हैं और व्यस्तता के बीच एक डिनर पर जाते हैं। डिनर के दौरान ली सान थोड़ी देर के लिए किसी काम से वहां से हटता है। उसी समय सॉन्ग की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। वो रिपोर्टर पहले से सॉन्ग को जानता था और उसकी सफलता से जलता था। वो सॉन्ग पर ताना मारता है कि वो सिर्फ खतरनाक जगहों पर जाकर लोगों के दर्द और धमाकों के वीडियो बनाकर वायरल होना चाहती है। ये सुनकर सॉन्ग साफ कहती है कि वो कभी वायरल होने के लिए ये काम नहीं करती। वो ये सब इसलिए करती है ताकि दुनिया तक सच पहुंच सके और वहां के लोगों को मदद मिल सके। लेकिन रिपोर्टर को उसका जवाब पसंद नहीं आता। वो गुस्से में उससे बदतमीजी करने लगता है। तभी ली सान वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर रिपोर्टर थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि ली सान एक सैनिक है। इसके बाद ली सान सॉन्ग को लेकर वहां से चला जाता है। फिर दोनों माइंस क्लियर करने वाली जगह की तरफ जाते हैं। सॉन्ग सोचती है कि शायद वहां उसे कुछ रिकॉर्ड करने को मिल जाए। रास्ते में दोनों काम के बीच थोड़ा आराम भी करते हैं और कुछ पल साथ बिताते हैं। इसी दौरान सैनिकों को वहां जमीन के नीचे एक पुरानी अंडरग्राउंड जेल मिलती है। ये बहुत पुरानी बनी हुई जगह होती है। सॉन्ग ये देखकर बहुत उत्साहित हो जाती है और उसकी तस्वीरें लेने लगती है। लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां आतंकवादियों ने एक परिवार को बंधक बनाकर रखा है। साथ ही वहां बम भी लगाए गए हैं। असल में सैनिक माइंस क्लियर करने आए थे, इसलिए आतंकवादियों ने पहले ही ये जाल बिछा दिया था। उनका मकसद सैनिकों को मारना था। परिवार को बंधक इसलिए रखा गया था ताकि सैनिकों का ध्यान बंटे। अगर वहां परिवार न होता तो सैनिक सीधे आतंकवादियों पर हमला कर सकते थे। लेकिन अब उन्हें परिवार को बचाना भी था और बम को भी डिफ्यूज करना था। समय बहुत कम था। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो बड़ा धमाका हो सकता था। ली सान बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट था, इसलिए जिम्मेदारी उसी पर आती है। उसी समय सू सॉन्ग को वहां से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग साफ कहती है अगर ली सान यहाँ रहेगा तो मैं भी यही रहूंगी। ली सान को बीच बीच में पैनिक अटैक आते थे। ये देखकर सॉन्ग उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर हिम्मत देती है। वो बिना शब्दों के उसे ये भरोसा दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो वो उसके साथ है। सॉन्ग का ये साथ ली सान को बहुत हिम्मत देता है। वो अपने मन को संभालता है और पूरी एकाग्रता से बम डिफ्यूज कर देता है। इस तरह धमाका होने से रुक जाता है और वो परिवार भी बच जाता है। अगर वो चाहता तो खुद बचकर निकल सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सबकी जान बचाई। ये सिर्फ उस परिवार की जान नहीं थी, बल्कि वहां मौजूद सभी सैनिकों की भी जान थी। इस मिशन के बाद ली सान को महसूस होता है कि वो अपने अंदर के डर और दर्द पर जीत पा रहा है। उसी समय उसे यांग के बारे में खबर मिलती है। अब यांग उससे नाराज नहीं था। उसने सच्चाई समझ ली थी और हालात को स्वीकार कर लिया था। ये जानकर ली सान बहुत खुश होता है। फिर लू उसे फोन करके बताता है कि उसका वॉलंटियर पीरियड अब खत्म होने वाला है और उसे जल्दी वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर ली सान खुश हो जाता है क्योंकि जिस मकसद से वो यहाँ आया था वो लगभग पूरा हो चुका था। उसने लोगों की मदद भी की और खुद को मानसिक रूप से भी काफी मजबूत बना लिया।
जब वो ये बात सॉन्ग को बताता है कि अब वो उसके साथ वापस लौटेगा, तो सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगी थी। वो जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास लौटना चाहती थी, और वो भी ली सान के साथ। वापसी से पहले जब दोनों को थोड़ा फ्री टाइम मिलता है तो वे साथ में समय बिताते हैं। ली सान सॉन्ग को आर्चरी सिखाता है, लेकिन सॉन्ग को उसमें बिल्कुल अनुभव नहीं होता और वो बार बार निशाना चूक जाती है। ली सान उसे मजाक में छेड़ता है, तब सॉन्ग चालाकी से उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अचानक किस कर देती है। जैसे ही वो उसे किस करती है, ली सान भी अपना निशाना चूक जाता है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। उसी दौरान बेंजामिन आतंकवादियों का आखिरी बड़ा अड्डा ढूंढ निकालता है। वो पहाड़ों के पास छिपा हुआ होता है। अगर ये आखिरी मिशन पूरा हो जाए तो इलाके की सारी बड़ी समस्याएं खत्म हो सकती थी। बेंजामिन इस मिशन के बारे में ली सान से बात करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ली सान का वॉलंटियर समय खत्म हो चुका है और वो सॉन्ग के साथ वापस जाने वाला है। फिर भी ली सान कहता है कि जाने से पहले वो जितनी मदद कर सकता है करेगा। बेंजामिन को थोड़ा दुख होता है कि इस आखिरी मिशन में ली सान उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि ली सान एक बहुत भरोसेमंद और काबिल साथी था। लेकिन वापसी का फैसला हो चुका था। अभी 2 दिन बाद उन्हें लौटना था। उधर ड्यूटी खत्म होने के बाद सब लोग साथ बैठकर आराम कर रहे होते हैं। बेंजामिन, सू, ली सान और बाकी सब वहाँ होते हैं। सॉन्ग सबके लिए अपना खास फिश सूप बनाती है। सब लोग उसका खाना चखते हैं और ली सान को मजाक में छेड़ते हैं। वे कहते हैं कि अगर शादी के बाद भी सॉन्ग ऐसा ही खाना बनाती रही तो ली सान का वजन जल्दी बढ़ जाएगा। सब कुछ शांत चल रहा था और सभी को लग रहा था कि अब हालात संभल गए हैं। तभी अचानक बेंजामिन और उसकी टीम उस आखिरी आतंकवादी ठिकाने पर मिशन शुरू कर देते हैं, जिसे बेंजामिन ने पहले ढूंढा था। ली सान को इस मिशन की जानकारी थी, लेकिन वो इसमें हिस्सा नहीं लेता। वजह साफ थी, अगले ही दिन उसे सॉन्ग के साथ वापस लौटना था। अगर इस मिशन में उसे चोट लग जाती तो वापस जाना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उसने सॉन्ग से वादा भी किया था कि वो सुरक्षित उसके साथ लौटेगा। असल में आतंकवादियों को इस हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अगर उनका ठिकाना पकड़ा गया था तो तुरंत हमला होना चाहिए था। लेकिन बेंजामिन ने जानबूझकर समय लिया ताकि वे पूरी तरह लापरवाह हो जाएं और तैयारी न कर सके। इसी वजह से हमला उनके लिए पूरी तरह अचानक साबित हुआ। जब ये हमला शुरू होता है तब सॉन्ग समझ जाती है कि ली सान सिर्फ उसकी वजह से इस मिशन में शामिल नहीं हुआ। उधर सॉन्ग उन बच्चों के साथ समय बिताने जाती है जिन्होंने इस युद्ध में अपने माता पिता खो दिए थे और अब अनाथ हो चुके थे। उनके लिए वहाँ एक शेल्टर बनाया गया था। सॉन्ग सोचती है कि यहाँ से जाने के बाद इन बच्चों को अगर कुछ दिया जा सकता है तो वो सिर्फ अच्छी यादें ही होंगी। उसी जगह शेन भी काम कर रही होती है। उसने अपनी रिपोर्टिंग का काम छोड़कर बच्चों की देखभाल करने वाली संस्था में काम शुरू कर दिया था। वो अब उस ऑर्फनेज की जिम्मेदारी संभाल रही थी। कुछ समय बाद शेन वहाँ से वापस लौट जाती है। उधर बेंजामिन और उसकी टीम मिशन पूरा करके सफलतापूर्वक लौट आती है। यही एक अहम बात सामने आती है। जिस ऑर्फनेज में बच्चे रह रहे थे उसका नाम रैना ऑर्फनेज रखा गया था। ये नाम सू की माँ रैना के नाम पर रखा गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इस ऑर्फनेज को शुरू करने में सू और बेंजामिन दोनों का बड़ा योगदान था। जब ली सान बेंजामिन से मिशन के बारे में पूछता है तो बेंजामिन बताता है कि उन्होंने आतंकवादियों के मुख्य लीडर को मार गिराया है, लेकिन 1-2 लोग अभी भी बच निकले हैं। वो कहता है कि जब तक उन बचे हुए लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक मिशन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा सकता। बेंजामिन ये भी कहता है कि इस मिशन में ली सान की कमी महसूस हुई। फिर वो ली सान और सॉन्ग की सुरक्षित वापसी की दुआ करता है। इसके बाद ली सान और सॉन्ग अपने सामान पैक कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उनकी वापसी का समय आ चुका था। तभी जोस नाम का एक आदमी वहां आता है। जोस उनसे पहले से परिचित था। वो उनके साथ कई बार रह चुका था और एक भरोसेमंद इंसान लगता था, लेकिन इस बार उसके हाथ में चाकू होता है। अचानक वो ली सान के पेट में चाकू मार देता है। ये देखकर सॉन्ग पूरी तरह सदमे में चली जाती है। जोस उनका दुश्मन नहीं था, इसलिए ये सब और भी चौंकाने वाला था। तब जोस रोते हुए बताता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आतंकवादियों ने उसकी छोटी बहन शाली को बंधक बना रखा था और उसी के बदले उसे ये सब करने पर मजबूर किया गया था। ये सुनकर ली सान और सॉन्ग समझ जाते हैं कि जो आतंकवादी पहले मिशन से बच निकले थे वही इसके पीछे हैं। सॉन्ग घबरा जाती है। बेंजामिन वहां नहीं था और उसी समय ये हमला हुआ था, लेकिन ली सान उसे शांत करता है और कहता है कि घाव गहरा नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं। वो सॉन्ग को वहां से हटने को कहता है। तभी वो आतंकवादी वहां पहुंच जाता है जिसने जोस को ये सब करने को कहा था। वो ली सान को घायल हालत में जमीन पर पड़ा देखता है और वॉकी टॉकी पर किसी से बात करता है। उसे आदेश मिलता है कि ली सान को मारना नहीं है, उसे जिंदा चाहिए, क्योंकि वो बम डिफ्यूज करने में माहिर है और शायद बम बनाना भी जानता हो। लेकिन वो आतंकवादी ये मानने को तैयार नहीं होता।
वो ली सान को मारना चाहता था, इसलिए वो जोस से कहता है कि सिर्फ चाकू मारना काफी नहीं, उसका गला काट दो। जोस मजबूर था क्योंकि उसकी बहन अब भी बंधक थी। वो मजबूरी में ली सान के पास जाता है, लेकिन तभी ली सान अचानक उठता है और उस आतंकवादी पर हमला कर देता है। असल में उसका घाव उतना गंभीर नहीं था जितना सबको लगा था। वो आतंकवादी को बेहोश कर देता है। फिर उसके वॉकी टॉकी से उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। आतंकवादियों ने सॉन्ग को पकड़ लिया था। अब उनका मकसद सॉन्ग को बंधक बनाकर ली सान को अपने जाल में फंसाना था। उधर सॉन्ग उनके कब्जे में होते हुए भी जोर जोर से ली सान को आवाज लगाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो अपनी चिंता न करे, बस खुद को बचाकर निकल जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ली सान और खतरे में पड़े, लेकिन ली सान उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता था। वो उसे बचाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ आतंकवादी जोस की बहन को बंधक बनाए हुए थे और उसी का इस्तेमाल करके उसे मजबूर कर रहे थे। इसी बीच ली सान आतंकवादियों तक पहुंचता है और सॉन्ग को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग को डर था कि उसकी वजह से ली सान मर सकता है, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है ताकि आतंकवादी उसे बेकार समझकर छोड़ दें और ली सान बच जाए। आतंकवादियों को लगता है कि सॉन्ग अब मरने वाली है, इसलिए वे उसे सड़क पर छोड़ देते हैं और ली सान को अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लोग सॉन्ग को घायल हालत में देखते हैं और अस्पताल पहुंचा देते हैं। खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है। अब सबसे जरूरी काम था ली सान को वापस लाना। बेंजामिन सॉन्ग से वादा करता है कि वो ली सान को वापस जरूर लाएगा। इसके बाद बेंजामिन ली सान की लोकेशन पता कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि आतंकवादियों ने सॉन्ग को चारे की तरह इस्तेमाल करके ली सान को फंसाया, लेकिन आतंकवादियों को लगता है कि सॉन्ग मर चुकी है। जब ली सान ये सुनता है कि सॉन्ग मर गई तो वो वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। इसी बीच बेंजामिन छिपकर ली सान तक पहुंच जाता है, लेकिन ली सान अब खुद को बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसे लगता है कि अगर सॉन्ग नहीं रही तो अब जीने का क्या मतलब। लेकिन बेंजामिन समझ जाता है कि आतंकवादी उसे मारेंगे नहीं, उन्हें उसकी जरूरत है, क्योंकि उनके बम बनाने वाले लोग पहले ही मारे जा चुके थे। इसलिए ली सान उनके लिए बहुत जरूरी था। यही बात बेंजामिन को उम्मीद देती है। फिर बेंजामिन और सू मिलकर ली सान को वहां से छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, क्योंकि उसका घाव गंभीर था। अस्पताल में पहले ही खबर भेज दी गई थी और सारी तैयारी हो चुकी थी। जब सॉन्ग को पता चलता है कि ली सान वापस आ गया है और उसका ऑपरेशन चल रहा है, तो वो भगवान से दुआ करने लगती है कि उसे कुछ न हो। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका मिलता है। बेंजामिन खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके लिवर और किडनी दोनों को गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब दवाइयों से कुछ खास नहीं हो सकता, अब बस आखिरी बातें कहने का समय बचा है। यानी बेंजामिन के पास बहुत कम समय था। ये सुनकर सू पूरी तरह टूट जाता है। जब वो बेंजामिन से मिलने जाता है तो बेंजामिन उसे समझाता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपना सपना पूरा करे। वो कहता है कि इन सब घटनाओं के बावजूद उसे एक अच्छा रिपोर्टर बनना है। अब तक सू और बेंजामिन के बीच भाई जैसा रिश्ता बन चुका था। उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। इसी वजह से बेंजामिन को इस हालत में देखकर सू के लिए ये बहुत बड़ा दर्द था और इसी मिशन में ली सान को बचाने की कीमत बेंजामिन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी। बेंजामिन की हालत बहुत गंभीर थी और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़ देता है। उसके जाने के बाद सभी लोग उसकी कब्र पर जाकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। ये पल सभी के लिए बेहद दर्दनाक था, खासकर सू के लिए, क्योंकि अब तक बेंजामिन उसके लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि बड़े भाई जैसा बन चुका था। उधर ली सान अभी भी कोमा में था। उसकी हालत स्थिर तो थी, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय लगना था। ये महीनों या सालों का नहीं बल्कि कुछ दिनों का मामला था। सॉन्ग पहले से ही बेंजामिन की मौत और बाकी सारी घटनाओं से टूटी हुई थी। ऊपर से ली सान को इस हालत में देखकर उसका दुख और बढ़ गया था। वो लगातार उसके पास बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार करती रहती है। फिर एक दिन अचानक सबको हैरान करते हुए ली सान धीरे धीरे कोमा से बाहर आ जाता है। ये सॉन्ग के लिए बहुत भावुक पल था। वो तुरंत उसे गले लगाकर रोने लगती है, लेकिन होश में आते ही ली सान सबसे पहले सिर्फ एक ही बात कहता है कि वो यहाँ से वापस घर जाना चाहता है। इसके बाद दोनों अपने देश वापस लौट आते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद भी ली सान पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता। पहले जियांग की मौत, फिर युद्ध की यादें, फिर दूसरी बार वापस जाकर और भी दर्दनाक घटनाओं का सामना करना और ऊपर से उसे बचाने में बेंजामिन की मौत, इन सब ने उसे अंदर से और ज्यादा तोड़ दिया था। उसका इलाज उसी साइकोलॉजिस्ट के पास चल रहा था जिससे वो पहले भी मिल चुका था। कुछ महीनों के इलाज के बाद सॉन्ग और लू डॉक्टर से ली सान की हालत के बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर साफ कहता है कि ली सान की हालत उम्मीद से ज्यादा खराब होती जा रही है।
वो सलाह देता है कि ली सान को किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। ये सुनकर लू भी शॉक में आ जाता है। सॉन्ग भी ये सुनकर हिल जाती है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि ली सान को मानसिक अस्पताल का मरीज बनाकर नहीं रखा जा सकता। डॉक्टर उसे समझाता है कि उसने अपने करियर में इतने गंभीर मरीज बहुत कम देखे हैं। ली सान जिस जगह अपने डर और दर्द से बाहर निकलने गया था, वहीं से और ज्यादा बुरे अनुभव लेकर लौटा है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये सब वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मानसिक हालत की वजह से कर सकता है। इसलिए डॉक्टर का कहना था कि उसे कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन सॉन्ग साफ मना कर देती है। वो कहती है कि ली सान चाहे किसी भी हालत में हो, वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। वो उसे संभालेगी और उसे सही रास्ते पर वापस लाएगी। डॉक्टर से मिलकर जब वे घर लौटते हैं तब ली सान सो रहा होता है, लेकिन लू और सॉन्ग की बातें सुनकर वो उठ जाता है। लू मजाक में पूछता है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? तब ली सान भी मजाक में जवाब देता है। ये सुनकर सॉन्ग और लू दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन सच ये था कि ली सान अभी भी ठीक नहीं था। वो सिर्फ इसलिए सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी हालत उसके अपने लोगों को दुख दे रही है। जब लू वहां से चला जाता है तब घर में सिर्फ ली सान और सॉन्ग रह जाते हैं। इस दौरान ली सान सॉन्ग से थोड़ी दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। उसे डर था कि अगर उसका कंट्रोल टूट गया तो कहीं वो सॉन्ग को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन सॉन्ग उसके पास बैठती है, उससे प्यार से बात करती है और उसे धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश करती है। इसी दौरान ली सान उसे किस करता है। काफी महीनों बाद ये पहली बार हुआ था। इन सारी घटनाओं के बाद उसने कभी उसे गले नहीं लगाया था, न छुआ था और न ही प्यार जताया था। इसलिए ये पल सॉन्ग के लिए बहुत खास था। वो मुस्कुराकर उससे एक और किस मांगती है और दोनों साथ समय बिताते हैं। बाद में खाना खाते हुए दोनों अपने रिश्ते के पुराने खूबसूरत और यादगार पलों को याद करते हैं। फिर जब सॉन्ग बर्तन धोने किचन में जाती है तो ली सान भी उसकी मदद करने पहुंचता है, लेकिन तभी उसकी नजर किचन में रखे चाकू पर पड़ती है। चाकू देखते ही उसका ट्रॉमा फिर जाग जाता है। उसे वही घटना याद आ जाती है जब उसे चाकू मारा गया था और उसी दौरान सॉन्ग को आतंकवादी उठा ले गए थे। उसे ये भी याद आता है कि सॉन्ग भी चाकू से घायल हुई थी और उसी वजह से उसने सोचा था कि वह मर गई है। ये सब याद आते ही वो घबरा जाता है। सॉन्ग तुरंत समझ जाती है कि उसे चाकू से डर लग रहा है। वो तुरंत चाकू हटा देती है और उसे शांत करती है। इसके बाद सॉन्ग पूरी लगन से उसका ख्याल रखने लगती है। उसकी देखभाल और प्यार का असर दिखने लगता है और ली सान में थोड़ा सुधार भी आने लगता है। डॉक्टर भी घर आकर उसकी हालत देखते हैं और कहते हैं कि पहले से काफी सुधार है। हालांकि दवाइयां जारी रखने की सलाह दी जाती है। ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है। फिर एक दिन ली सान कहता है कि वो बाहर जाना चाहता है। सॉन्ग उसे रोकती नहीं और उसके साथ बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर अचानक फिर एक घटना हो जाती है। ली सान कुछ लोगों को देखता है जिनके चलने और व्यवहार करने का तरीका उसे आतंकवादियों की याद दिला देता है। उसे लगता है कि वे लोग सॉन्ग को नुकसान पहुंचाएंगे। घबराहट में वो उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ एक बड़ा सीन बन जाता है। सॉन्ग किसी तरह उसे संभाल कर वापस घर ले आती है। घर लौटने के बाद जब ली सान शांत होता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसे लगता है कि उसकी मानसिक हालत की वजह से सॉन्ग को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो उससे माफी मांगता है। सॉन्ग उसे समझाती है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन ली सान के अंदर अपराध बोध बहुत गहरा हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी वजह से सॉन्ग की जिंदगी मुश्किल हो रही है। इसी अपराध बोध में वो सॉन्ग से कहता है कि उसे किसी मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दे और खुद अपनी जिंदगी शांति से जी ले। लेकिन सॉन्ग साफ मना कर देती है। वो कहती है कि जब तक वो जिंदा है वो ली सान का साथ नहीं छोड़ेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। वो ये भी कहती है कि अगर ली सान ऐसा सोचता है तो उसे भी लगेगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, कि शायद वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और ये अपराध बोध उसे भी अंदर से तोड़ देगा। ये सुनकर ली सान उससे वादा करता है कि वो फिर ऐसी बातें नहीं करेगा, लेकिन अंदर से वो अब भी बेचैन था। अगली सुबह जब सॉन्ग उठती है तो ली सान घर में नहीं होता। वो चुपचाप घर छोड़कर जा चुका था। सॉन्ग घबरा जाती है। वो हर जगह उसे ढूंढती है। लू से पूछती है, ली सान के पिता से पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। वो ये देखने के लिए उसकी डायरी और जर्नल्स भी खोजती है कि शायद उसने कोई नोट छोड़ा हो, लेकिन कोई नोट नहीं मिलता। हाँ, उसकी डायरी में उनके रिश्ते की शुरुआत से लेकर अब तक की सारी यादें लिखी होती है। उन्हें पढ़ते हुए सॉन्ग फिर भावुक हो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। सॉन्ग उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। माँ उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे ली सान को ढूंढना चाहिए। सॉन्ग कहती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ गया है। तब माँ कहती है कि उसे ली सान के पिता से आमने सामने मिलना चाहिए। इसके बाद सॉन्ग ली सान के पिता के पास जाती है।
पहले उन्होंने फोन पर कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन आमने सामने सॉन्ग के पूछने पर वे सच बता देते हैं। असल में ली सान ने खुद उनसे कहा था कि उसे एक रिहैब सेंटर में भर्ती करा दिया जाए। वो अपने मानसिक इलाज के लिए वहां रहना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो घर में रहा तो सॉन्ग को और परेशानी होगी, और वो जानता था कि अगर सॉन्ग से कहेगा तो वो कभी उसे जाने नहीं देगी। इसलिए उसने अपने पिता की मदद ली। फिर उसके पिता सॉन्ग को उस रिहैब सेंटर ले जाते हैं। वहां जाकर सॉन्ग ली सान से मिलती है। वो उसकी डायरी साथ लाई होती है। वो उसकी लिखी हुई सारी यादें उसे पढ़कर सुनाती है। फिर डायरी उसे वापस दे देती है। वो उससे कहती है कि वो उसे हर हालत में प्यार करती है और उसके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। ये सुनकर ली सान समझ जाता है कि उससे दूर रहकर वो सिर्फ उसे और ज्यादा दुख दे रहा है। सॉन्ग कभी उसकी हालत की वजह नहीं थी, फिर भी वो हर हालत में उसका साथ दे रही थी। ये सोचकर ली सान फैसला करता है कि वो अब उससे दूर नहीं रहेगा। वो सॉन्ग के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। इसके साथ ही दोनों जल्द शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। फिर दोनों अपने परिवार की मर्जी और आशीर्वाद से शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद उसी रात बिना किसी को बताए सॉन्ग ली सान को अपने साथ लेकर कहीं दूर चली जाती है, क्योंकि अब तक वो समझ चुकी थी कि ली सान की हालत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। उसके पैनिक अटैक और मानसिक संघर्ष लंबे समय तक रह सकते हैं। शायद वो कभी पूरी तरह ठीक भी न हो, लेकिन सॉन्ग उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो हर हालत में उसके साथ रहना चाहती थी। साथ ही वो नहीं चाहती थी कि ली सान की हालत की वजह से उनके परिवारों को कोई परेशानी हो। इसलिए वो उसे लेकर ऐसी जगह चली जाती है जहां उन्हें कोई नहीं जानता। वहां जाकर वो उसके साथ शांत और खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है। सॉन्ग का सपना एक राइटर बनने का भी था, इसलिए वो उनकी पूरी कहानी को एक किताब के रूप में लिखने का फैसला करती है। और सच कहें तो उनकी ये असाधारण प्रेम कहानी किसी भी किताब के लिए एक परफेक्ट कहानी थी। आखिर में यही दिखाया जाता है कि सॉन्ग हर मुश्किल में ली सान का साथ निभाती है। वो उसे छोड़ती नहीं, बल्कि मजबूती से थामे रहती है। दोनों साथ रहते हैं, साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि ली सान की हालत पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन सॉन्ग हर पल उसके साथ रहती है। हम कुछ समय बाद देखते हैं कि दोनों अपने लगाए हुए व्हाइट ऑलिव ट्री के नीचे मिलते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। यानी कि वे इस जीवन के अंत होने के बाद आफ्टर लाइफ में मिल रहे थे। और इसी भावुक लेकिन अधूरी सी खुशी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।